हेलो एवरीवन, मैं तान्या टीम मनीष वर्मा से आप सभी का स्वागत करती हूँ बिजनेस स्टडीज़ की लाइव मैराथन क्लास के अंदर। आज की क्लास के अंदर हम बिजनेस स्टडीज़ के सिलेबस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम्स के अंदर आएंगे ही आएंगे। क्वेश्चंस पढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जाननी होगी कि अगर हम बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हमारी यहाँ पर किसी फर्म की बात हो रही है जहाँ पर हमारा बिजनेस है। अब देखिए, अगर हमारा बिजनेस है तो बिजनेस के अंदर हमारी कुछ मैनेजमेंट्स भी होती है। अब मैनेजमेंट्स के बहुत से प्रिंसिपल्स भी होते हैं, जैसे हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अथॉरिटी और हमारा इक्विटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ये सारे हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। ऐसे ही हमारे बहुत से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। पर अब इस क्वेश्चन में क्या बता रखा है, एक स्टेटमेंट दे रखी है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ट्रुथ विच प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल डिसीजन। यानी कि हिंदी में क्या मतलब है कि प्रबंधन सिद्धांत सत्य का बयान है जो प्रबंधकीय निर्णय के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। इस लाइन का मतलब है कि जो अपनी बिजनेस के अंदर हम कोई भी मैनेजमेंट डिसीजन लेते हैं तो उसके अंदर जो हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं ना, वो हमें बहुत हेल्प करते हैं। किसी भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल की मदद से हम वो डिसीजंस आसानी से ले पाते हैं। तो इसी लाइन को ध्यान में रखते हुए इन द लाइट्स ऑफ दिस स्टेटमेंट हमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं अपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक आता है हमारा यूनिवर्सैलिटी, जिसे हिंदी में सार्वभौमिकता कहते हैं। और इस कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है कि जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो यूनिवर्सल इन नेचर होते हैं। यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है वो किसी भी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं होता, बल्कि हर एक डिफरेंट कंटेक्स्ट के लिए, हर एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए अवेलेबल होता है, एप्लीकेबल होता है। किसी भी एक कंटेक्स्ट के अंदर उसे यूज नहीं किया जाता। और जैसे इस लाइन के अंदर बोल रखा है, उद्योगों पर उनके आकार, प्रकृति या स्थान यानी कि साइज, नेचर और लोकेशन की परवाह किए बिना इन्हें लागू किया जा सकता है। दूसरे कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक आता है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर क्या होता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब भी कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है या कभी भी हमें कुछ ऐसा लगता है कि जो हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यूज कर रहे हैं वो ठीक नहीं है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स होती है ना, ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स पर हम अपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अपनी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसा हम चाहे उसको वैसे बना सकते हैं। टाइमलेसनेस की बात करें तो टाइमलेसनेस का मतलब होता है कि जो हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो उनकी क्वालिटी एकदम टाइमलेस होती है। यानी कि जो हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं उसके अंदर, अब आपने देखा होगा, समय के साथ साथ नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज को यूज करके प्रोडक्शन करते हैं। तो टाइमलेसनेस का मतलब यही है कि जब आपका बिजनेस ग्रो होता जाएगा ना, तो आपके पास नई नई टेक्नोलॉजीज आती जाएंगी, है ना, नई नई टेक्निक्स को यूज करके प्रोडक्शन करिए। पर जो आपके मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स रहेंगे वो हमेशा रेलिवेंट रिमेन करेंगे, यानी कि जो आपके मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स रहेंगे वो हमेशा सेम रहेंगे, उनमें कोई चेंजेस नहीं आ सकता। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, देयर आर सर्टेन नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दैट मोटिवेट्स एम्प्लॉय। यानी कि हमारी बिजनेस के अंदर बहुत से नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं जो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं उनका काम करने के लिए। अब देखिए, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का मतलब होता है जिनके अंदर मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मनी का कोई लालच नहीं है किसी को भी, पर फिर भी लोगों का मन कर रहा है वो काम करने के लिए। तो ऐसे कौन से नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है? तो सबसे पहले आता है हमारा रिकॉग्निशन एंड एप्रिसिएशन, जिसे हिंदी में मान्यता और प्रशंसा बोला जाता है। रिकॉग्निशन एंड एप्रिसिएशन का मतलब है आपका एक सुपरवाइजर है, ठीक है, आपके सुपरवाइजर ने आपको एक टास्क दिया कि आपको 2 घंटे में एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है और 2 घंटे में वो वर्क पूरा करके अपने सुपरवाइजर तक देना है, ठीक है। आपको 2 घंटे मिले उस काम को करने के लिए और आपने क्या किया, उन 2 घंटों के अंदर वो काम करके भी दे दिया अपने सुपरवाइजर को, ठीक है। तो बदले में सुपरवाइजर ने खुश होकर आपको एक सिंपल सा थैंक यू बोल दिया कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे 2 घंटे के अंदर अंदर ये काम करके दे दिया। तो इससे क्या हुआ, आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिली, आपका जो मोरल है वो बूस्ट हुआ। जब आपकी थोड़ी प्रेरणा बढ़ी उस काम को करने की तो आपका मन लगेगा उस काम को करने के अंदर। और दूसरा इन्होंने बता रखा है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड्स दे देना, सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशंस के सर्टिफिकेट्स दे देना। जब हमारी मीटिंग्स होती है कंपनी के अंदर तो उस कंपनी की मीटिंग के अंदर एम्प्लॉय को थोड़ा सा मोटिवेट कर देना, यानी थोड़ी सी उसकी प्रशंसा कर देना, ठीक है, उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट कर देना। बस वही चीज इसके अंदर बता रखी है। करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज में क्या होता है, अब हम एक जॉब करते हैं, ठीक है, एक कंपनी के अंदर काम करते हैं तो उसके अंदर हमें नई नई चीजें सीखने को मिलती है, नए नए हमें स्किल्स सीखने को मिलती है, हमारी स्किल्स डेवलप
डेवलप होती हैं, ट्रेनिंग दी जाती है हमें प्रॉपर। इससे क्या होता है, हमारी करियर में बहुत ग्रोथ मिलती है, क्योंकि जो आज आप स्किल्स सीख रहे हो ना, वो आपके फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है। तो ऐसी स्किल्स हर किसी को पसंद आएंगी। आज कोई काम कर रहे हो और आपको पता है आगे जाके आपको वो उससे बहुत फायदा होने वाला है, तो आपको भी सीखने में मजा आएगा, है ना, क्योंकि आपको पता है कि आगे जाके ये चीज मेरे बहुत काम आएगी। तो जो हमारी करियर ग्रोथ होती है ना, बहुत पावरफुल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है। तो अब क्या होगा, अब आपको लगेगा कि यहाँ पर आपको नई नई चीजें सीखने को मिल रही हैं, तो इससे क्या होगा, आपका मन भी लगा रहेगा काम करने के अंदर, और ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव भी हो जाएगा। इसे ही बोलते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें, अब वर्क लाइफ बैलेंस यानी कि अपनी लाइफ के अंदर अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करते हुए चलना। जो एम्प्लॉयज अपने काम को और अपनी पर्सनल लाइफ को दोनों को टाइम देते हैं ना, वही सबसे ज्यादा सेटिस्फाई होते हैं अपनी जॉब से। अब देखिए, आपकी जो वर्क लाइफ है ना, आप अपनी जॉब तो कर रहे हो और साथ के साथ आपको पर्सनल लाइफ में आपको स्टडीज भी करनी है आपके आने वाले टाइम के लिए। आपको फ्यूचर में अच्छी जॉब चाहिए, है ना, अच्छा मतलब अपना खुद का कुछ करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी स्टडीज करनी पड़ेगी। तो यानी आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो, घर जाके आपके पास जितना भी टाइम है उस टाइम में आप अपनी स्टडीज कर रहे हो। इससे क्या होगा, दोनों लाइफ आपकी बैलेंस रहेगी। इसी को हम बोलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। और जो कर्मचारी अपने काम और निजी जीवन में बेहतर संतुलन बना सकते हैं, वे अधिक संतुष्ट होते हैं और अपनी भूमिकाओं में लगे रहते हैं। तो यही हमारे 3 नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स थे जो एम्प्लॉयज को मदद करते हैं काम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है, स्टेट एनी 3 लिमिटेशंस ऑफ डिबेंचर। अब डिबेंचर के लिमिटेशंस जानने से पहले हमें डिबेंचर का मतलब पता होना चाहिए कि डिबेंचर होता क्या है। एक कॉमन फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जो कंपनीज एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लेती हैं लोगों से अपनी कंपनी के अंदर पैसा लगाने के लिए, जो कंपनी उधारी लेती है, उसको बोलते हैं हम डिबेंचर। अब डिबेंचर्स के कुछ लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स भी होते हैं, वही लिमिटेशंस इसके अंदर पूछी गई है हमसे। तो जो पहली लिमिटेशंस आती है वो आती है हमारी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन की। फिक्स्ड ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कंपनी ने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ली, उसके अंदर 2 चीजें सबसे ज्यादा मेन होती हैं जो लिखी जाती हैं कि कितना प्रिंसिपल अमाउंट आपने दिया है एज अ बोरोइंग्स और कितना उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हुआ है। दोनों चीजें उसके ऊपर लिखी जाती हैं और जैसा कि डिबेंचर एग्रीमेंट के अंदर लिखा होता है उसी के हिसाब से हमें पे करना होता है डिबेंचर होल्डर्स को। नेक्स्ट लिमिटेशंस की बात करें, कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट की, जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ना डिबेंचर्स पे, टिपिकली हायर होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग से। तो इससे आपकी कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है वो कम होगी। कंपनी के पास पैसा बहुत आएगा पर वो इंटरेस्ट के पैसों के अंदर निकल जाएगा, कंपनी को ज्यादा फायदा भी नहीं होगा, कंपनी के पास ज्यादा पैसे भी नहीं रहेंगे। लैक ऑफ वोटिंग राइट्स की बात करें तो जो हमारे डिबेंचर होल्डर होते हैं उनको कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता। कंपनी के अंदर जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं उनके ऊपर बोलने का उनको कोई हक नहीं होता। बात की जाए शेयर होल्डर्स की, तो शेयर होल्डर्स को पूरा राइट होता है कि अगर कंपनी के अंदर कोई भी डिसीजंस लिया जा रहा है, कोई भी कंपनी से जुड़ा कोई भी निर्णय लिया जा रहा है, तो शेयर होल्डर्स उसके अंदर बिना किसी हिचकिचाहट के बोल सकते हैं, उनको कोई नहीं रोकेगा। पर जो हमारे डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, डिबेंचर होल्डर्स को थोड़ा बहुत वो बोल सकते हैं जब उनको उनका इंटरेस्ट का अमाउंट ना पे किया जा रहा हो। वही होता है लैक ऑफ वोटिंग राइट्स का मतलब। यही 3 हमारी लिमिटेशंस है डिबेंचर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है, एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन के बीच में डिफरेंस बताना है हमें। तो 3 बेसिस को लेकर इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताएंगे। तो सबसे पहला बेस है हमारा पर्पस एंड गोल्स। एडवर्टाइजिंग एक लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्डिंग स्ट्रेटेजी है जिसका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि लोगों में इंटरेस्ट बनाना, उस प्रोडक्ट के कंज्यूमर्स हैं उनके अंदर अवेयरनेस लाना, अपने प्रोडक्ट की या फिर अपने ब्रांड की एक पॉजिटिव इमेज बनाना मार्केट के अंदर। इनका प्राइमरी गोल रहता है कस्टमर्स का लॉयलिटी एंड ट्रस्ट मेंटेन करके रखना। सेल्स प्रमोशन की बात करें तो सेल्स प्रमोशन का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव प्राइमरी गोल रहता है कि इनको अपने सेल्स की वॉल्यूम को इंक्रीज करना है एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर। ड्यूरेशन एंड टाइमिंग देखें कि कितनी अवधि होती है। एडवर्टाइजमेंट जो होती है हमारी 1 वीक से लेकर 1 मंथ तक चलती है, 1 मंथ से लेकर 1 साल तक चलती है। तो एडवर्टाइजमेंट का टाइम पीरियड इतना ही रहता है और इतने ही टाइम के अंदर इनको अपनी ब्रांड की इमेज बनानी होती है कंज्यूमर्स के माइंड के अंदर। सेल्स प्रमोशन की बात करें तो सेल्स प्रमोशन एक शॉर्ट ड्यूरेशन है, लिमिटेड टाइम के अंदर कस्टमर्स के माइंड के अंदर एक इमेज बनानी होती है। सेल्स प्रमोशन स्पेसिफिक इवेंट्स या फिर सीजन्स पर चलता है। जब सर्दियां आती है तो विंटर कलेक्शन आ जाता है मार्केट के अंदर, तो ये सीजन्स पर डिपेंड करता है। जिस चीज का ट्रेंड है उस चीज को उतने ही टाइम के अंदर सेल्स बढ़ानी है। कम्युनिकेशन चैनल्स की बात करें तो जो हमारी एडवर्टाइजमेंट होती है, एडवर्टाइजमेंट के पास बहुत वैरायटी है कम्युनिकेशन चैनल की, जैसे कि टेलीविजन पर एड आती हैं, रेडियोज पर एड्स आती हैं, प्रिंट मीडिया पर या न्यूज़पेपर्स पर एड आती हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे एड आती हैं यानी कि हमारे फोन्स वगैरह पे, आउटडोर एडवर्टाइजिंग। तो बहुत सारी इसके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस है। पर जो हमारी सेल्स प्रमोशंस होती हैं, जैसे कि कोई भी रिटेल शॉप है
उसकी डिस्प्ले पर कोई न्यू प्रोडक्ट दे दिया। कितनी हमारी रिटेल शॉप्स होती है जिसके बाहर एक डिजिटल बोर्ड लगा होता है, उस पर पूरी एडवर्टाइजमेंट दे रखी होती है। ईमेल मार्केटिंग के थ्रू सेल्स प्रमोशन की जाती है। सोशल मीडिया के थ्रू जैसे लिखा हुआ है सेल्स प्रमोशन आर टाइम सेंसिटिव, यानी कि इसके पास समय की बहुत कमी होती है, इसे एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर ही ज्यादा से ज्यादा सेल करनी होती है। वही होता है हमारा सेल्स प्रमोशन का असली मतलब। और इस पे कुछ ऐसे डिस्काउंट्स भी लगा दिए जाते हैं, बाय वन गेट वन फ्री के ऑफर्स दे दिए जाते हैं कस्टमर्स को। ऐसे ऑफर्स क्यों दिए जाते हैं? ताकि लोग थोड़ा सा लालच के अंदर आए और जल्दी जल्दी हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदें। तो यही होता है सेल्स प्रमोशन एडवर्टाइजिंग के बीच के डिफरेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है गिव द मीनिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड्स के मतलब बताने हैं कि कितने टाइप के हमारे डिफरेंट एक्सटर्नल ट्रेड होते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा इंपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट ट्रेड क्या होता है? जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज बाय अ डोमेस्टिक कंट्री, यानी कि घरेलू देश। हमारी डोमेस्टिक कंट्री क्या है? इंडिया। हमारा घरेलू देश क्या है? इंडिया। तो घरेलू देश या संस्था द्वारा विदेशों से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद शामिल होती है, जहाँ से डोमेस्टिक कंट्री के द्वारा ट्रेड किया जाता है, यानी कि फॉरेन कंट्रीज से हमारे देश के अंदर कोई सामान आए, कोई प्रोडक्ट्स आए, तो वो होता है हमारा इंपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट मतलब हमारी कंट्री के अंदर आना, और एक्सपोर्ट इसका ही अपोजिट होता है। एक्सपोर्ट ट्रेड मतलब हमारे इंडिया से फॉरेन में गए गुड्स एंड सर्विसेज, वो होता है हमारा एक्सपोर्ट ट्रेड। री एक्सपोर्ट ट्रेड की बात करें तो री एक्सपोर्ट ट्रेड होता है जब एक कंट्री से सामान लिया जा रहा है और अनदर कंट्री के अंदर उसे एक्सपोर्ट किया जा रहा है। बायलेटरल ट्रेड की बात करें तो बायलेटरल ट्रेड के अंदर दो नेशन के बीच में जब रिलेशनशिप होता है और उस रिलेशनशिप के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है, वो होता है हमारा बायलेटरल ट्रेड। मल्टीलेटरल ट्रेड की बात करें तो मल्टीलेटरल ट्रेड के अंदर 3 या 3 से ज्यादा कंट्रीज जुड़ी होती हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करती हैं। इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड के अंदर बोथ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है सेम इंडस्ट्रीज के अंदर, यानी कि यहाँ पे भी वही इंडस्ट्री है और बाहर फॉरेन में भी वही इंडस्ट्री है, उन सेम इंडस्ट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है। काउंटर ट्रेड की बात करें तो काउंटर ट्रेड सबसे ज्यादा अलग होता है क्योंकि इसके अंदर नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज होता है, यानी कि जो इसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा होता है उसके अंदर 1 रुपया इन्वॉल्व नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताना है। तो सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क की बात करते हैं, जिसको हिंदी में बोला जाता है कार्य विभाजन। काम का डिवीजन कर देना स्मॉलर पार्ट्स के अंदर, जैसे इस लाइन के अंदर दे रखा है एक कॉम्प्लेक्स टास्क को छोटे छोटे टास्क के अंदर डिवाइड कर देना। ऐसे एम्प्लॉइज को उस काम को सौंप देना जिनके अंदर स्किल्स हो उस काम को करने की। आपको कंप्यूटर अच्छे से चलाना आता है और आपको कंप्यूटर से ही रिलेटेड कोई टास्क दे दिया जाए, उससे क्या होगा, आपकी स्किल्स भी बढ़ेंगी और ज्यादा अच्छे से कंप्यूटर चलाना सीख जाओगे क्योंकि आप डेली उस चीज पर काम कर रहे हो। सिग्निफिकेंस होती है इंपॉर्टेंस, महत्व। क्या है डिवीजन ऑफ वर्क का महत्व, क्यों हमें जरूरी है डिवीजन ऑफ वर्क? जैसे मैंने आपको बताया कि स्किल्स और ज्यादा बढ़ जाएंगी आपकी, और जो आप काम कर रहे हो वो बहुत ज्यादा एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी से होगा और आपका टाइम वेस्टेज नहीं होगा बिल्कुल भी, और जो आपके काम है वो बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव वे के अंदर होंगे। इक्विटी की बात करें तो इक्विटी का मतलब है हर किसी एम्प्लॉय के साथ फेयरनेस से रहना, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करनी, भेदभाव नहीं करनी, हर किसी को रिस्पेक्ट देनी है, जस्टिस देनी है, वो होता है इक्विटी। महत्व की बात करें तो सिग्निफिकेंस क्या होते हैं इक्विटी के, अगर हम हर किसी के साथ जस्टिस करते हैं और हर किसी के साथ रिस्पेक्ट से रहते हैं तो उससे पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट बना रहता है जो एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है उनके काम के अंदर, और अगर एम्प्लॉयज मोटिवेट होंगे तो उससे उनकी परफॉर्मेंस के अंदर अच्छा योगदान रहेगा और आपका काम भी कॉस्ट इफेक्टिव वे के अंदर होगा। 7th क्वेश्चन में हमें बताना है व्हाट इज मीन बाय डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब होता है अगर आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, आप किसी टास्क के ऊपर काम कर रहे हो तो उसके अंदर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करनी। काम किया जा रहा है, मान लो एक टास्क दिया गया है आपको और आपके सीनियर ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है उस टास्क को करने की। जब आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तो आपको वो काम करके देना ही देना है। और अथॉरिटी मतलब होता है अधिकार देना, यानी कि कोई भी काम हो रहा है फर्म के अंदर, आपको क्या करना है, किसी और को अधिकार दे देना काम करने का, कि आपके पास पूरा अधिकार है, आप किसी और से भी ये काम करा सकते हो। जैसे इस एलिमेंट के अंदर बता रखा है असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ही यही है, आपको आपके सीनियर से एक काम मिला, आपको उसके अंदर और
भी लोग चाहिए, तो आप और लोगों को भी ऐड करोगे उस टास्क के अंदर और मिल बांट के काम करोगे। किसी तीसरे को आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दोगे कि आप ये काम करके मुझे देना। वही होता है हमारा असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी की बात करें तो ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है डेलीगेशन के अंदर जितने भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, कोई भी टास्क हो रहा है उसके अंदर कोई भी ऐसी जरूरी निर्णय है जो आपको लेने हैं, तो उसके अंदर आपको पूरा पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। रिसोर्सेज एलोकेट करा देना, जो भी काम किया जा रहा है उससे रिलेटेड एक्शंस लेना, वही होता है हमारा ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी। जिम्मेदारियां सौंपना और प्राधिकरण का स्थानांतरण, यही दो हमारे डेलीगेशन के एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है शॉपिंग गुड्स और स्पेशलिटी गुड्स। शॉपिंग गुड्स वो होते हैं जो नॉर्मल हाउस होल्ड अपनी डेली कंजम्पशन के लिए खरीदते हैं। जब शॉपिंग गुड्स खरीदे जाते हैं तो उनके अंदर जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट्स अपने खुद के यूज के लिए खरीद रहे हैं उसको पूरी तरीके से रिसर्च करते हैं, तो वो होते हैं हमारे शॉपिंग गुड्स, जिनको पहले पूरी तरीके से रिसर्च किया जाता है। स्पेशलिटी गुड्स वो गुड्स होते हैं जो यूनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके अंदर डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अलग अलग क्वालिटीज के गुड होते हैं वो, जिससे कि कंज्यूमर्स इतने अट्रैक्ट हो जाते हैं, प्रीमियम अमाउंट भी उन गुड्स के ऊपर पे करने के लिए तैयार होते हैं, वही होते हैं हमारे स्पेशलिटी गुड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन इम्पोर्टेंट फॉर बिजनेस, यानी कि उपभोक्ता संरक्षण व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण है। कंज्यूमर्स की प्रोटेक्शन करना हमारे बिजनेस के लिए जरूरी है या नहीं, तो यस इट इज इम्पोर्टेंट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है हमारे बिजनेस के लिए। अब क्यों जरूरी है उसी के रीजंस हमें बताने हैं। सबसे पहला रीजन तो इन्होंने ये बता रखा है कि एनहांस रेप्यूटेशन एंड ट्रस्ट। अब कंज्यूमर्स हैं जो हमारा सामान हमसे ले रहे हैं, उनका ट्रस्ट बनाना बहुत जरूरी है हमारी कंपनी की तरफ। कंपनी क्या करती है, सेफ और रिलायबल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, ऐसे अच्छे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है कंज्यूमर्स को, जिससे कंज्यूमर्स बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और कंज्यूमर्स उन प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा रिपीट करना, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आपके वो प्रोडक्ट्स लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं। दूसरा रीजन इन्होंने क्या बता रखा है, रिड्यूस लीगल रिस्क एंड कॉस्ट, यानी कि रिस्क हटा देते हैं। रिस्क अब कैसे हटेंगे, जैसे हमारे बिजनेस क्या करते हैं, कॉस्टली लीगल बैटल हटा देती हैं, फाइन्स नहीं लगते, कोई पेनल्टीज नहीं लगती, ये सब चीजें बिजनेस अपनी फर्म में से हटा देती है। तीसरा रीजन के अंदर क्या बताया है, ड्राइव्स इनोवेशन एंड क्वालिटी, यानी कि अपने जो प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे हो वो एक ऐसी क्वालिटी के अंदर सेल करो जो कंज्यूमर्स आपके प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाए और आपके प्रोडक्ट्स पर ही फोकस हो उनका। लास्ट रीजन हमें क्या बता रखा है, बूस्ट कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब कस्टमर्स की सेटिस्फैक्शन भी बूस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कस्टमर सेटिस्फाई होगा आपके प्रोडक्ट से तो वो आपके प्रोडक्ट ही प्रेफर करेगा, है ना। जब कंज्यूमर प्रोटेक्टेड फील करता है, वैल्यूएबल फील करता है, तो उसकी जो सेटिस्फैक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कंज्यूमर्स की प्रोटेक्शन को प्रायोरिटी देना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जब कस्टमर आपसे बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हो जाता है तो वो आपकी कंपनी के साथ बहुत ज्यादा लॉयल हो जाता है। अब आपने भी देखा होगा, अगर आप कहीं किसी शॉप पर कुछ सामान लेने जाते हैं, अगर वहाँ का जो स्टाफ है आपसे बहुत अच्छे से पेश आता है, बहुत अच्छे से आपको प्रायोरिटी देता है, आपको बहुत ज्यादा वैल्यूएबल फील कराता है, तो आपका मन करता है ना उस स्टोर में बार बार जाने का, क्योंकि उनकी सर्विसेज बहुत अच्छी होती है। तो वही चीज इन्होंने यहाँ पर समझा रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन कि जो हमारा मैनेजमेंट होता है, क्या हमारा मैनेजमेंट प्रोफेशन है? हिंदी में देखिए, क्या प्रबंधन एक पेशा है? यही हमें इसमें बताना है। मैनेजमेंट जो होता है हमारा एक ट्रेडिशनल प्रोफेशन है, जिसके अंदर हमारे स्टैंडर्डाइज्ड लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट होती है, यूनिवर्सल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, यानी कि मानकीकृत आवश्यकताओं और एक सार्वभौमिक आचार संहिता का अभाव है। इसे अक्सर एक क्षेत्र या अनुशासन माना जाता है, जिससे विभिन्न उद्योगों और संगठनों में भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। इन्होंने ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि आपने देखा होगा जब मैनेजमेंट हम अपने बिजनेसेस के अंदर लगाते हैं तो उसे हमें बहुत ज्यादा अनुशासन के साथ, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन के अंदर लगाना होता है, और अगर हम कोई मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर तो उसे बहुत ज्यादा डिसिप्लिन से फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि उससे क्या होगा, अगर हम अपने मैनेजमेंट के हिसाब से अपना बिजनेस रन नहीं करेंगे तो उससे हमारे बिजनेस पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा और हमारा कोई भी काम ढंग से नहीं हो पाएगा।
नेक्स्ट 11th क्वेश्चन पर चलते हैं। 11th क्वेश्चन के अंदर क्या बताना है, रिक्रूटमेंट के बारे में। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, जब हमें लोग हायर करने होते हैं अपनी कंपनी के अंदर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भर्ती। यानी रिक्रूटमेंट के 5 एक्सटर्नल सोर्सेज बताने हैं। अब देखिए, मान लो अगर आपकी कोई कंपनी है, उसके अंदर आपको स्टाफ चाहिए, आपके पास ज्यादा स्टाफ नहीं है, तो जब आपको स्टाफ चाहिए तो उसकी आप सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट करोगे, है ना। तो कैसे वो एडवर्टाइजमेंट करोगे, कैसे अपनी कंपनी के अंदर लोगों को लाओगे, बस वही इसके अंदर आपको बताना है। तो सबसे पहले तो एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, कैसे एडवर्टाइजमेंट करते हैं। एडवर्टाइजमेंट बाय न्यूज़पेपर, ऑनलाइन जॉब बोर्ड्स, सोशल मीडिया पे आप लोग डाल सकते हो, है ना। जब भी हमें रिक्रूटमेंट चाहिए होती है तो आप उनकी एडवर्टाइजमेंट करते हो न्यूज़पेपर पर, जॉब बोर्ड्स पर, सोशल मीडिया पर, ताकि जो हमारे एक्सटर्नल कैंडिडेट्स हैं, यानी कि जो बाहर लोग हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं या जो एम्प्लॉयड भी हैं और अपनी करंट जॉब से खुश नहीं है, उन्हें हमारी कंपनी के अंदर जॉब चाहिए, वो आपके एडवर्टाइजमेंट से इंप्रेस हो जाए और आपकी कंपनी के अंदर इंटरव्यू देने आ सके। दूसरा एक्सटर्नल सोर्स इन्होंने कौन सा बता रखा है, वो है हमारा रिक्रूटमेंट एजेंसीज। अब रिक्रूटमेंट एजेंसीज जो होती हैं, उनका एक मेन मोटिव होता है कि उनको एक सुटेबल कैंडिडेट्स ढूंढना है, और सुटेबल कैंडिडेट्स ढूंढ के उनको एक स्पेशलाइज्ड और हाई लेवल पोजीशन देनी है। जैसा हमें एम्प्लॉय चाहिए, हमें वैसा मिल गया अपनी उस पोजीशन के लिए, वैसा ही ये ढूंढते हैं और उन्हें वो पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। जॉब फेयर्स की बात करें तो जॉब फेयर्स में क्या होता है, ऐसे इवेंट्स होते हैं जहां पर पोटेंशियल कैंडिडेट्स को ढूंढा जाता है, ऐसे कैंडिडेट्स को जो हमारे काम करने में सक्षम हो, और यूनिवर्सिटीज के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं हमारे जॉब फेयर्स। एम्प्लॉय रेफरल क्या होता है, यहाँ पर देखिए, कर्मचारी ऐसे व्यक्तियों को रेफर करते हैं जिनके बारे में उनका मानना है कि वह कंपनी के लिए उपयुक्त हैं। यानी कि ऐसे लोगों को हायर करना जिनको लगे कि अगर वो अपनी कंपनी में उन लोगों को हायर कर लेंगे तो इससे क्या होगा, उनकी कंपनी अच्छी जगह स्टैंड कर पाएगी। अब आता है हमारा इंटर्नशिप प्रोग्राम्स। इंटर्नशिप प्रोग्राम्स के अंदर लोगों को लाया जाता है कंपनी के अंदर, और कंपनी के अंदर उन्हें लाके एक ट्रेनिंग दी जाती है साथ के साथ, और जॉब दी जाती है। मतलब जो वो जॉब कर रहे हैं उसकी उन्हें साथ के साथ ट्रेनिंग भी दी जाएगी और साथ के साथ वो जॉब करते भी रहेंगे। और इससे क्या होगा, अगर कुछ टाइम बाद उनके सुपरवाइजर उन्हें नोटिस करते हैं कि वो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं एज अ इंटर्न, तो वो क्या करते हैं, उनकी जॉब जो है उस कंपनी के अंदर परमानेंट कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। फिर वो इंटर्न नहीं रहते बल्कि उस कंपनी के अंदर परमानेंट जॉब उनकी लग जाती है। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, डिस्क्राइब एक्सटर्नल बोरोइंग्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब हमें एक्सटर्नल बोरोइंग्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में बताना है एज अ फॉरेन सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। अब देखिए, एक्सटर्नल बोरोइंग्स क्या होते हैं। एक्सटर्नल बोरोइंग के अंदर हम फॉरेन सोर्सेज से, यानी कि फॉरेन से बोरोइंग्स लेते हैं अपनी कंपनी के अंदर एज अ लोन, एज अ बॉन्ड और एज अ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, और अपने बिजनेस प्रोजेक्ट्स के अंदर, अपने फाइनेंस प्रोजेक्ट के अंदर उन बोरोइंग्स को यूज करते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में कैपिटल को अट्रैक्ट किया जाता है, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट में पूंजी को आकर्षित किया जाता है, जो एज अ FDI, जिसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं। और इन्वेस्टर्स क्या करते हैं इस चीज के अंदर, बाइंग करते हैं, यानी इन्वेस्टर्स हमारे फाइनेंशियल एसेट्स लाइक स्टॉक हो गए, हमारे बॉन्ड्स हो गए, इनको खरीदते हैं अपनी डोमेस्टिक कंपनी के अंदर। तो यही दो होते हैं हमारे एक्सटर्नल बोरोइंग और फॉरेन इन्वेस्टमेंट एज अ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, ऐसे 5 फैक्टर्स बताइए जो किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमाइन कर रहे हो। यानी कि अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट है उसका हमें प्राइस डिसाइड करना है, तो ऐसे कौन से 5 फैक्टर्स को हम ध्यान में रखते हुए उस प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहला आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जिस चीजों से भी हम अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, अब वो हमारे मटेरियल्स हो गए, हमारे जैसे रॉ मटेरियल्स होते हैं, हमारे लेबर्स होते हैं, है ना, ये सारी चीजें हमारे जो फैक्टर्स होते हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए हम अपना प्रोडक्शन करें और ऐसा रीजनेबल प्राइस रखें जिससे हमारा भी फायदा हो और कंज्यूमर्स को भी ज्यादा महंगा ना लगे। दूसरा फैक्टर क्या है, मार्केट डिमांड। अब मार्केट डिमांड बहुत मैटर करती है। मार्केट डिमांड क्यों मैटर करती है, क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी, लोग आपके प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होंगे, तो लोग क्या करेंगे, आपके प्रोडक्ट को खरीदना ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो मार्केट डिमांड भी हमारी बहुत मैटर करती है। कॉम्पिटिटर प्राइस। कॉम्पिटिटर प्राइसिंग मतलब अब कोई भी मार्केट है उसके अंदर आपका कॉम्पिटिशन तो जरूर होगा। 2 लोग हैं, सेम गुड्स बेच रहे हैं, सेम क्वालिटी का, सेम ब्रांड का, दोनों के बीच अच्छा कंपटीशन चलेगा। जब आपने देखा होगा 2 फर्म्स के बीच में जब कंपटीशन चलता है तो प्राइसेस जो है कम होते हैं, बढ़ते रहते हैं, कम होते रहते, बढ़ते रहते हैं, है ना। तो कॉम्पिटिटर प्राइसेस उसे ही बोला गया है। प्रिसीव्ड वैल्यू। प्रिसीव्ड वैल्यू क्या होता है, कस्टमर का परसेप्शन, यानी कि कस्टमर का परसेप्शन क्या है हमारे प्रोडक्ट
प्रोडक्ट को लेके, यानी कि कस्टमर है वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचता है। अगर कस्टमर का परसेप्शन अच्छा होगा हमारे प्रोडक्ट को लेकर तो कस्टमर कितने भी हायर प्राइसेस पर भी रेडी हो जाएगा हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए। पर अगर कस्टमर सेटिस्फाई ही नहीं है हमारे प्रोडक्ट से, अगर कस्टमर को हमारा प्रोडक्ट पसंद ही नहीं है तो कस्टमर क्या करेगा, चाहे आपका गुड कितना भी सस्ता हो, वो कस्टमर उस टाइम पर इतने चीप रेट पर भी आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, क्योंकि वो आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं है, उसका परसेप्शन ही गलत बना हुआ है आपके प्रोडक्ट को लेकर। तो इसलिए कस्टमर का एक अच्छा परसेप्शन भी बहुत मैटर करता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को देखें। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है डिमांड के अंदर चेंजेस आना। अब देखिए, कभी डिमांड हमारी ज्यादा होती है, कभी डिमांड हमारी कम होती है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स कंज्यूमर रिस्पॉन्सिवनेस टू प्राइस चेंज, यानी कि जितनी ज्यादा आपकी डिमांड होगी उसी के हिसाब से आपका प्राइस डिटरमाइन किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन एनी 4 फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। हमें स्टॉक एक्सचेंज के 4 फंक्शंस बताने हैं। स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस बताने से पहले हमें स्टॉक एक्सचेंज का मतलब पता होना चाहिए। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा मार्केट प्लेस होता है जहां पर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है, जैसे कि स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, हमारे डेरिवेटिव्स हो गए, इनका व्यापार होता है, यानी कि इन्हें खरीदा और बेचा जाता है। और इसके अंदर जो प्राइस डिस्कवरी, यानी कि जो भी हमारा स्टॉक एक्सचेंज का जो प्राइस है किस पर डिटरमाइन किया जाता है, सप्लाई एंड डिमांड के बेसिस पर। जैसी सप्लाई और डिमांड मार्केट के अंदर है उसी के बेसिस पर इसका प्राइस डिटरमाइन किया जाएगा। कैपिटल रेजिंग की बात करें तो कैपिटल रेजिंग में क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है लोगों को जिसमें वो अपनी पूंजी जुटा सके, यानी कि अपना कैपिटल जुटा सके बाय इशुइंग शेयर्स खरीद के। अब इसके अंदर क्या होता है, अब जब वो अपनी पूंजी जुटाएंगे, लोगों से लेकर अपना पैसा कलेक्ट करेंगे, तो उसको क्या करेंगे, नए प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। नए जो कंपनीज अपने नए प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहती है उन प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। रिस्क मैनेजमेंट में बताते हैं कि अब जब कंपनी को लॉस फेस करना पड़ता है, कभी भी कंपनी पे आ गया घाटा, जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज होते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं उस घाटे को कवर करने के लिए, यानी कि उस लॉस को फेस करने के लिए। अब कंपनी के पास जब पैसा ही नहीं होगा तो कंपनी क्या इन्वेस्ट करेगी, कंपनी के पास तो कुछ रह ही नहीं गया इन्वेस्ट करने के लिए। तो ऐसे टाइम पर क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंजेस को इन्वेस्ट किया जाता है और अपनी बिजनेस की मार्केट में ग्रोथ की जाती है और न्यू प्रोजेक्ट्स पे काम किया जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 15th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 6 रिस्पॉन्सिबिलिटीज बतानी है कंज्यूमर्स की। कंज्यूमर्स कौन होते हैं, हमारे उपभोक्ता जो हमारी प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। अब इसके अंदर कंज्यूमर्स की ऐसी 6 रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताइए जो कंज्यूमर्स के पास है, जो मतलब कंज्यूमर्स को करनी ही करनी है। तो ऐसी कौन सी 6 रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कंज्यूमर्स की? सबसे पहला होता है इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, यानी कि सूचित निर्णय लेना। किस चीज के लिए? प्रोडक्ट्स के लिए। अब देखिए, हम प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, हम जब वो प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं तो उसके लिए हमें पहले प्रोडक्ट के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि अब वो हम अच्छी नॉलेज कैसे ले पाएंगे, रिव्यूज पढ़ के, कि ये जो प्रोडक्ट है हमारा, जो लोगों ने पहले यूज किया हुआ है और लोगों ने भी इसे यूज किया होगा और कंज्यूमर्स ने भी यूज किया होगा, तो उनके बारे में क्या परसेप्शन है हमारे इस प्रोडक्ट को लेकर। अगर आप लोग कंज्यूमर हो, आप लोग कुछ सामान खरीदने जाते हो, तो जब आप वो सामान खरीदोगे ना, तब आपको पता होना चाहिए कि ये सामान अच्छा भी है या नहीं, इसकी क्वालिटी कैसी है, इसका प्राइस कैसा है, अपने प्राइस के हिसाब से उतना अच्छा ये प्रोडक्ट है भी या नहीं। तो वैसे ही हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए उस प्रोडक्ट के बारे में, तभी हमें वो प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। दूसरा देखें तो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके अंदर क्या हो जाता है, वित्तीय जिम्मेदारी इसे बोला जाता है हिंदी के अंदर। वित्तीय जिम्मेदारी का मतलब है कि खरीदारी के लिए बजट बनाकर रखना है। अब हम क्या करते हैं, हमें सैलरी मिली, उसके बाद हम पूरा अपना बजट बनाते हैं ना, कि इतनी इन्वेस्टमेंट हमें इसके अंदर करनी है, इतनी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करनी है, पूरा बजट बनाते हैं कि इतने का हमें ये सामान लाना है, इतने का हमें घर का सामान लाना है, इतने हमें बाहर देना है, तो पूरा उसका बजट बना लेते हैं। तो क्या करना चाहिए, उपभोक्ताओं को भी सबसे पहले अपना बजट बनाकर रखना चाहिए और कर्ज से बचना चाहिए, यानी कि एक्सेसिव डेब्ट जिसे बोला जाता है, ज्यादा से ज्यादा कर्जा ना हो हमारे ऊपर, जिससे कि हमारे पास सेविंग्स ज्यादा बचे, और सेविंग्स ज्यादा बचेगी तो हम अपनी इच्छाओं के द्वारा, अपनी नीड एंड प्रेफरेंस के द्वारा अपने प्रोडक्ट्स को खरीद पाएंगे। जितनी हमारी क्षमता हो, जितनी हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, उतने ही हम प्रोडक्ट खरीद पाए।
नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, डिमांडिंग क्वालिटी एंड सेफ्टी। डिमांडिंग क्वालिटी एंड सेफ्टी के अंदर क्या होता है, जब हम देखते हैं कि कोई सामान हमारा डिफेक्टिव है, कोई सामान अच्छा नहीं है, कोई सामान बेकार निकल जाता है ना, कभी कभी हमारे साथ ऐसे होता है, हमको सामान लेने जा रहे हैं और हम वो जब सामान ले आते हैं, हम अपने घर पे लाकर देखते हैं कि वो प्रोडक्ट हमारे बहुत डिफेक्टिव निकले हैं। तो वो जब प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकले हैं तो हमारे पास एक ऐसा राइट है जिसे हमें एक्सरसाइजिंग लीगल राइट बोला जाता है। यहाँ पे ये पॉइंट दे रखा है, एक्सरसाइजिंग लीगल राइट। ये दोनों पॉइंट बहुत सिमिलर हैं। कैसे सिमिलर हैं, देखिए, हमारे पास कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट आया, ऐसा प्रोडक्ट नहीं है वो जो हमारे लिए बहुत ज्यादा सेफ हो, वो बहुत ही अनसेफ प्रोडक्ट है, तो हमारे पास एक ऐसा राइट होता है जिससे कि हम उस डिफेक्टिव प्रोडक्ट की रिपोर्ट कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं, हमारे पास पूरा हक है कि अगर प्रोडक्ट आपका सही नहीं है, ये प्रोडक्ट आपका डिफेक्टिव है, इसे वापस करो और हमें हमारा पैसा वापस दो, क्योंकि ये प्रोडक्ट आपका बिल्कुल सही नहीं है, हमें हमारी जैसी नीड्स और प्रेफरेंस है वो बिल्कुल अलग है, बहुत खराब प्रोडक्ट्स आप भेज रहे हो। तो हमारे पास पूरा राइट होता है इस चीज का। एनवायरमेंटल अवेयरनेस की बात करें तो एनवायरमेंटल अवेयरनेस के अंदर बोल रखा है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, पॉइंट्स बहुत ज्यादा सिमिलर हैं, जैसे कि हमारा डिमांडिंग क्वालिटी एंड सेफ्टी और एक्सरसाइजिंग लीगल राइट सेम था, ऐसे ही हमारा एनवायरमेंटल अवेयरनेस और एथिकल कंजम्पशन सेम है। अब कैसे सेम है, देखिए, हम जब प्रोडक्ट खरीदते हैं तो सबसे बड़ा जो सोसाइटी देखती है वो ये देखती है कि जो ये प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं इससे हमारी एनवायरमेंटल को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा। अब जैसे आपने देखा होगा प्लास्टिक बैन हो रखी है। अब प्लास्टिक क्यों बैन कर रखी है, क्योंकि उससे हमारे एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, इसलिए हमने प्लास्टिक्स का उपयोग करना बहुत कम कर दिया है। तो इसलिए इन्होंने बोल रखा है कि एनवायरमेंटल की अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है, पर्यावरण जागरूकता बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हो जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16th क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बताना है, नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट हार्मोनाइज ग्रुप एफर्ट। हमें एक ऐसे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताना है जो ग्रुप एफर्ट को डिफाइन करता हो, यानी कि जिसमें बहुत सारे लोग मिलके ग्रुप बनाए और उस ग्रुप एफर्ट लगाकर वो मैनेजमेंट पूरा करे। तो ये हमारा मैनेजमेंट है कोऑर्डिनेशन का। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जिसके अंदर ग्रुप एफर्ट्स लगाए जाते हैं। तो हमें कोऑर्डिनेशन के ही 5 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना है कि ऐसे 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए कोऑर्डिनेशन के। तो सबसे पहले आता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटीज। इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटीज मतलब, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकीकरण, यानी कि डिवाइड कर देना अपनी एक्टिविटीज को। जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटीज दे रखा है, इसका मतलब कि जो हमारा एक बहुत बड़ा टास्क है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, उसको इंडिविजुअल्स के अंदर और डिपार्टमेंट्स के अंदर अलग अलग डिवाइड कर देना, सबको सबके काम समझा देना कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, और फिर मिलकर काम करना। हार्मोनाइजिंग एफर्ट्स की बात देखें तो हार्मोनाइजिंग एफर्ट्स का मतलब होता है एफर्ट्स ऑफ अ डिफरेंट इंडिविजुअल्स, यानी कि हर एक डिफरेंट इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स को इसके अंदर देखा जाता है। हर कोई अपने अलग अलग एफर्ट्स लगाता है और क्या करते हैं, इसके अंदर जो ग्रुप्स होते हैं ना वो सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। सिंक्रोनाइज्ड का मतलब क्या होता है, एक ही स्पीड के साथ एक साथ मिलके काम करते रहना, यानी कि कंटिन्यूअस अपना काम करते रहना एक ही स्पीड के साथ। तो वही चीज हार्मोनाइजिंग एफर्ट के अंदर वही बता रखा है कि इसके अंदर जो ग्रुप्स होते हैं वो हमारे सिंक्रोनाइज्ड होते हैं और एक साथ काम करते हैं एक कॉन्हेंसिव मैनर के अंदर। अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल्स का मतलब है कि जो हमने अपना गोल बनाया है अपनी कंपनी का कि हमें ये गोल को अचीव करना है, तो वो काम आप जब तक करते रहिए एक कोऑर्डिनेशन बनाकर, जब तक वो गोल अचीव नहीं हो जाता। पहला पर्पस ही यही होता है हमारी कोऑर्डिनेशन का कि हमें अपना गोल अचीव करना है। कंटिन्यूअस प्रोसेस की बात करें तो कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब है जो हमारा कोऑर्डिनेशन होता है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, यानी कि अगर हमने कोई एक टाइम पर वो काम छोड़ दिया, जैसे हम अपना काम साइमल्टेनियसली से करते जा रहे हैं, सारे ग्रुप्स बना दिए हैं, वो सब अपना काम एक साथ करते जा रहे हैं, पर इसके अंदर क्या हो रहा है, अगर किसी ने भी अपना काम छोड़ा थोड़े टाइम के लिए भी, एक हम एग्जांपल लेके चलते हैं, ये हमारी फैक्ट्री है, इसके अंदर टेक्सटाइल्स का वर्क होता है, यानी इसके अंदर कपड़े बनाए जाते हैं। अब एक इंसान है मशीन के थ्रू कपड़े बना रहा है, एक इंसान है जो उनकी प्रेसिंग कर रहा है, उन्हें पैक कर रहा है, और एक इंसान है जो उन्हें एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये तीनों एक दूसरे से लिंक्ड है। तो अब क्या होगा ऐसे में, अगर ये इंसान जो है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी। अब ये ए इंसान अगर कपड़े बनाना ही बंद कर दे तो बी को काम मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। अब बी को काम नहीं मिलेगा तो सी को काम नहीं मिल पाएगा, और सी को काम नहीं मिल पाएगा तो हमारी मार्केट के अंदर हमारे प्रोडक्ट पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि ये चलता रहना चाहिए। ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्सेज
की बात करें, ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्सेज के अंदर बताया जाता है कि डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, यानी कि हमें अपने डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स को मिनिमाइज करना है। कैसे मिनिमाइज करना है कि जैसे अगर सी, हमारा जो सी है ये एक्सपोर्ट कर रहा है ना उन कपड़ों को, तो दूसरा बी आकर भी वही सेम चीज ना करे, यानी कि बी और सी दोनों ही एक ही काम में ना लग जाए। एक इंसान एक ही काम करेगा, वो दूसरा इंसान उस काम को रिपीट नहीं कर सकता। तो यही होते हैं हमारे कोऑर्डिनेशन के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नेम एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट इन ऑर्गेनाइजिंग दैट रेफर्स टू द सिस्टमैटिक एफर्ट्स टू डेलीगेट अथॉरिटी। अब हमें एक ऐसे मैनेजमेंट ऑफ फंक्शन के बारे में बताना है जो मैनेजमेंट ऑफ फंक्शन सिस्टमैटिक एफर्ट्स को रेफर करता हो, जिसके अंदर सिस्टमैटिक एफर्ट करे जाते हो। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है? ऐसा फंक्शन है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन, जिस कंसेप्ट के अंदर हमारा सिस्टमैटिक एफर्ट डेलीगेट अथॉरिटी को रेफर करता है। यानी कि डेलीगेट अथॉरिटी मतलब होता है पावर देना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की पावर देना। किसी भी काम को करने का जब हम डिसीजन लेते हैं, हमारे पास उस निर्णय को लेने की पावर होनी चाहिए, तभी हम वो काम कर पाएंगे। तो उस पावर को ही हम अथॉरिटी बोलते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन्वॉल्व होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, निर्णय लेना, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि जो हमारे लोअर लेवल पर लोग काम करते हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना, उनको समझाना, उनको क्या काम करना है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो बना रखे हैं हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको काम समझाना, उनको बताना, उनके पास इतनी पावर होनी चाहिए। अगर आप किसी को काम दे रहे हो तो आपके पास अथॉरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ताकि आप अपने से लोअर लेवल के लोगों को काम दे पाओ। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। हमारे पास डिसीजन मेकिंग की पावर होती है, यानी कि हमारे पास पूरी पावर होती है कि हमें अपने बिजनेस के अंदर कि कैसे काम करना है और कैसे लोगों से काम करवाना है, कैसे लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 18th क्वेश्चन पे। 18th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। अब बिजनेस के अंदर फाइनेंस, यानी बिजनेस के अंदर पैसे की क्या जरूरत है, इसी के हमें 3 पॉइंट्स बताने हैं। तो सबसे पहले तो बिजनेस फाइनेंस इज अ क्रूशियल फॉर द सक्सेस एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी कि हमारी बिजनेस के अंदर सक्सेस अगर हमें चाहिए तो हमें फाइनेंस की बहुत जरूरत है, क्योंकि जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने बिजनेस के अंदर, तभी तो हमारा आगे बिजनेस ग्रो होगा। तो क्या होता है, फाइनेंस की बहुत जरूरत होती है। अब ऐसे 3 पॉइंट्स बता दीजिए। सबसे पहले आता है हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या होता है, बिजनेस फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं नेसेसरी फंड्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि जिसे पूंजी निवेश कहा जाता है। तो बिजनेस फाइनेंस क्या करते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पूंजी निवेश बिजनेसेस को देते हैं, जिससे कि वो अपने एसेट्स को खरीद पाएं और नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर पाएं, अपने न्यू इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजीज, इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट कर सके। अब जैसे अगर हम नई टेक्नोलॉजी से अपना प्रोडक्शन करेंगे तो उससे हमारे बिजनेस को ही बहुत फायदा है, उससे हमारे बिजनेस की ग्रोथ होगी, हमारी कंपनी बहुत आगे बढ़ेगी। रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो रिस्क मैनेजमेंट में बता रखा है कि फाइनेंस हेल्प्स बिजनेस मैनेज फाइनेंशियल रिस्क बाय प्रोवाइडिंग टूल्स एंड स्ट्रेटेजी। क्या करता है रिस्क मैनेजमेंट, जोखिम प्रबंधन इसे हिंदी में बोला जाता है। ये क्या करता है, ब्याज दर में जो उतार चढ़ाव और मुद्रा विनिमय जोखिम आते हैं, यानी कि जो हमारे इंटरेस्ट पर उतार चढ़ाव आते हैं, उन जोखिमों को कम करने में मदद करता है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बात करें तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी होती है, जैसे अब हमारा बिजनेस चल रहा है, हमारे बिजनेस के अंदर डे टू डे खर्चा हो रहा है, यानी हमारे बिजनेस में दिन ब दिन छोटे मोटे खर्चे आते रहते हैं। तो जो ये छोटे मोटे खर्चे आते हैं बिजनेस के अंदर, बिजनेस को जब ऐसे छोटे मोटे खर्चे फेस करने पड़ते हैं, उसी को ऑपरेशनल एफिशिएंसी बोल रखा है। अब ऐसे कौन से छोटे मोटे खर्चे, जैसे कि पे सैलरीज, एम्प्लॉय से आप काम करा रहे हो, उसको सैलरीज भी तो पे करनी है, हमें नई इन्वेंट्रीज भी लानी है ताकि हमारे कंपनी के अंदर नई इन्वेंट्रीज आए, रिसोर्सेज में कमी ना हो पाए, कस्टमर्स के ऑर्डर फुलफिल करने पड़ते हैं हमें। तो बस यही कुछ चीजें होती हैं जो हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस आते हैं हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी के अंदर, जो हमें फेस करने पड़ते हैं और ये हमें फेस करने जरूरी होते हैं। तो यही होता है हमारा ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो यही हमारे कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो रेफर करते हैं कि हमारे बिजनेस के अंदर फाइनेंस बहुत ज्यादा जरूरी है।
क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है स्टेट एनी 4 बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज, यानी कि एम्प्लॉयज को ट्रेन करने के 4 हमें बेनिफिट्स बताने हैं। सबसे पहला तो स्किल एनहांसमेंट, यानी कि कौशल संवर्धन, कि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनकी स्किल्स को इनहांस करना। जो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं वो एम्प्लॉयज को ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं जिससे कि उनकी जो स्किल्स और नॉलेज है वो डेवलप हो, एनहांस हो, ज्यादा से ज्यादा बढ़े। स्किल्स कैसी भी हो सकती है, टेक्निकल स्किल्स हो सकती हैं, सॉफ्ट स्किल हो सकती हैं, या फिर इंडस्ट्री स्पेसिफिक एक्सपर्टीज मेकिंग एम्प्लॉयज मोर प्रोफिशिएंट इन देयर रोल्स, यानी कि ये जो स्किल्स होती है हमारी वो एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा इंकरेज करती हैं उनके रोल्स के अंदर। दूसरा पॉइंट में बोल रखा है करियर एडवांस। करियर एडवांसमेंट का मतलब है कि जो हमारी ट्रेनिंग होती है, यानी कि अगर हम एम्प्लॉयज को ट्रेन कर रहे हैं तो वो उनके करियर डेवलपमेंट के अंदर भी बहुत हेल्प करती है, क्योंकि जब एम्प्लॉयज के पास नई नई स्किल्स होंगी, बहुत सारी नॉलेज होगी, तो वो उनको बहुत ज्यादा एक बेटर क्वालिफाइड पर्सन बना देगी, जिससे कि जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें नई नई ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी जिसकी वजह से वो हायर लेवल की जॉब को अफोर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा इंक्रीज्ड जॉब सेटिस्फैक्शन, यानी कि नौकरी से संतुष्टि में वृद्धि। जो हमारे एम्प्लॉयज है वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि जो वो अपना काम कर रहे हैं उनको उसके ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस है, पूरा आत्मविश्वास है कि वो अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जब आप लोगों को अपने ऊपर आत्मविश्वास होगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो आप हायर लेवल की जॉब को चाहोगे कि हमें ज्यादा से ज्यादा हायर लेवल की जॉब मिल पाए, तो उसी को हम बोलते हैं इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन। अडैप्शन टू चेंज का मतलब है जब हम अपनी कंपनी के अंदर प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो उसमें नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, नए नए हम इंडस्ट्री ट्रेंड फॉलो करते हैं, जैसे और इंडस्ट्रीज बना रही हैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज, उन्हीं तरीके से हम अपने प्रोडक्ट्स बना पाए नई टेक्नोलॉजीज का यूज करके। यही हमारे कुछ ऐसे 4 बेनिफिट्स थे जो बताते हैं ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है स्टेट एनी 5 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। हमारे बिजनेस के अंदर कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है। सबसे पहला तो आता है हमारा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मतलब है एक क्लियर और ओपन कम्युनिकेशन, एक साफ ओपन कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है हमारे बिजनेस के अंदर, क्योंकि ये म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करती है। यानी कि एक फर्म के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं और उनके बीच अच्छी बातचीत होगी, यानी कि म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी, दोनों एक दूसरे की बात को समझेंगे, तो उससे हमारे जो सोल्यूशंस हैं, यानी कि अगर हमें कोई काम समझ नहीं आ रहा तो उसके सोल्यूशंस बहुत जल्दी मिल जाएंगे। एफिशिएंट ऑपरेशन। एफिशिएंट ऑपरेशन का मतलब है कि हमें टास्क बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, यानी कि अगर हमारे बीच एक गुड कम्युनिकेशन होगी, क्योंकि जब दो लोगों के बीच म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग होती है तो जो भी काम होता है समझा पाते हैं। एक गुड लिसनर और एक गुड रिसीवर बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के अंदर, तो इससे टास्क भी अच्छे से समझ आएगा और टास्क अच्छे से एग्जीक्यूट भी हो पाएगा। नेक्स्ट दे रखा है बिल्डिंग रिलेशनशिप। बिल्डिंग रिलेशनशिप का मतलब अब हमें रिश्ते भी बनाने हैं। अब कैसे रिश्ते बनाने हैं, अगर हमारी कम्युनिकेशन बातचीत हो रही है तो कम्युनिकेशन के अंदर ट्रस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे बिजनेस के अंदर कोई र्यूमर्स फैले, कोई भी अफवाहें फैले। अगर एक पर्सन को दूसरे पर ट्रस्ट होगा तो जो हमारा काम है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंटली हो पाएगा। एग्जांपल लीजिए, हम एक फर्म के अंदर काम कर रहे हैं, मान लो मैं सुपरवाइजर हूँ, आप एम्प्लॉय हो, और मुझे मेरे बॉस ने बोला कि आपको मुझे ये टास्क समझाना है और मैं आप तक आऊंगी और आपको वो टास्क पूरा समझाऊंगी। अगर आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं होगा तो आप वो टास्क कंप्लीट करके दोगे? नहीं दोगे, क्योंकि आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है। तो वही चीज इन्होंने बोली है कि कम्युनिकेशन के अंदर ट्रस्ट बनाना बहुत जरूरी होता है, एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना बहुत जरूरी होता है, चाहे वो रिलेशनशिप पर्सनली हो या प्रोफेशनली, दोनों ही अच्छा आगे रिप्रेजेंट होना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं व्यक्तिगत और पेशेवर। दोनों तरह से विश्वास, तालमेल और सकारात्मक रिश्ते बनाने के लिए संचार आवश्यक है। लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, कि अगर हम लोगों के बीच अच्छी कम्युनिकेशन होगी, हम लोगों के बीच अच्छी बातचीत होगी, तो उससे जो भी हमें प्रॉब्लम्स आ रही है अपने बिजनेस के अंदर, किसी भी चीज को लेकर कोई हमें चीज समझ नहीं आ रही कि कैसे ये टास्क कंप्लीट होगा, तो वो प्रॉब्लम्स हट जाएंगी, क्योंकि अगर अच्छी कम्युनिकेशन होगी तो हमें पूछने में भी कोई हेजिटेशन नहीं होगी, हमें इवन आइडियाज भी नए नए मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे पूछा गया है विद द हेल्प ऑफ एनी 5 पॉइंट्स एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया। अब जो लोग अपने छोटे छोटे नए नए स्मॉल बिजनेसेस खोलते हैं, तो स्मॉल बिजनेसेस का बहुत महत्वपूर्ण रोल है हमारे इंडिया के अंदर। सबसे पहला पॉइंट, जैसे
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मतलब है कि अगर हम अपने छोटे छोटे बिजनेस खोलते हैं, जो हमारे रूरल एरियाज होते हैं वहां पर आपने देखा होगा बहुत से अनस्किल्ड लेबर होते हैं जो अनएम्प्लॉयड भी होते हैं, क्योंकि उनके पास खेती बाड़ी के अलावा कोई उन्हें जॉब ऑफर नहीं होती। जब छोटे मोटे बिजनेसेस खुलते हैं, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है, उनको काम मिलता है। उससे क्या होता है, हमारे इंडिया के अंदर फिर बेरोजगारी नहीं रहेगी। तो दूसरा पॉइंट के अंदर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बता रखी है, यानी कि अगर नए नए छोटे छोटे बिजनेसेस खुलते हैं तो उससे हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता है, नए नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं हम, नई नई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, नए नए मार्केट्स। पॉवर्टी एलिवेशन यानी कि गरीबी, पॉवर्टी एलिवेशन इक्वल्स टू रूरल एरियाज, क्योंकि रूरल एरियाज के अंदर ही सबसे ज्यादा गरीबी होती है, क्योंकि जितना वो काम करते हैं उस हिसाब से उन्हें पे नहीं किया जाता। जब छोटे छोटे बिजनेसेस खुलेंगे और वो छोटे छोटे बिजनेसेस के अंदर अनस्किल्ड लेबर्स को काम दिया जाएगा, जिनका वो काम कर रहे हैं उनको वो इनकम प्रोवाइड करेंगे, जॉब देंगे। रीजनल डेवलपमेंट्स, रीजनल डेवलपमेंट्स क्या होता है, रीजनल डेवलपमेंट्स के अंदर हमारे रूरल एरियाज और रिमोट एरियाज आते हैं, जिससे क्या होता है, बैलेंस बना रहता है हमारी इकोनॉमी के अंदर। इकोनॉमी को हमारे जो अर्बन सेंटर्स होते हैं, यानी कि हमारे जो शहरी इलाके होते हैं, जन्म देते हैं विकास को, यानी कि हमारे रूरल एरियाज का विकास। अब जो हमारे स्मॉल बिजनेसेस होते हैं वो थोड़ा जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। छोटा ही बिजनेस क्यों ना हो, हर बिजनेस हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करेगा। कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इंडिया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दे आर क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी लैंडस्केप, सपोर्टिंग वेरियस सेक्टर्स सच एज मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज एंड एग्रीकल्चर। अगर एक छोटे से लैंडस्केप के अंदर ही अपना आप बिजनेस कर रहे हो तो वेरियस सेक्टर के अंदर बिजनेस करोगे, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हो गई, सर्विसेज प्रोवाइड करना हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर हमारा एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी से रिलेटेड। तो यही होती है हमारी कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया, यही रोल होता है हमारे स्मॉल बिजनेसेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन एनी 5 ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग की कोई 5 ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन कीजिए। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मार्केट किस लिए एग्जिस्ट करती है, बस वही पॉइंट्स हमें बताने हैं। मार्केट अगर हमारी कहीं पर खुल रही है तो उसके बहुत से ऑब्जेक्टिव होंगे, बहुत से गोल्स होंगे, उसको क्यों खोला जा रहा है। तो मार्केट का जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है वो है हमारा कस्टमर सेटिस्फैक्शन, यानी कि कस्टमर की जैसे नीड्स हैं, कस्टमर की जैसे प्रेफरेंसेस हैं, जैसे कस्टमर अपने प्रोडक्ट्स लेना चाहता है वैसे हम प्रोवाइड कर सके कस्टमर को। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी कि मार्केट लोगों तक अपने प्रोडक्ट भेज रही है पर क्या मार्केट को प्रॉफिट मिल रहा है या नहीं। तो रेवेन्यू एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिट, अगर वो कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है तो मार्केट की भी नीड सेटिस्फाई हो। मार्केट की नीड्स क्या है, मनी, प्रॉफिट। दिस इन्वॉल्व सेटिंग कॉम्पिटिटिव प्राइसेस, मैनेजिंग कॉस्ट। कॉम्पिटिटिव प्राइस यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो उसके लिए बहुत चीजें देखनी पड़ती है कि जो हमारा कॉम्पिटिटिव है, यानी कि जैसे सेम सामान बेच रहा है तो उसके प्राइस के हिसाब से ही हमें अपना प्राइस रखना पड़ेगा। कॉस्ट मैनेज करनी पड़ेगी, ऐसी कॉस्ट रखो जो सब अफोर्ड कर सके, कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं अपने प्रोडक्ट्स, और ये ध्यान रहे कि इन सब चीजों के बाद हमें प्रॉफिट मिल रहा हो। थर्ड ऑब्जेक्टिव मार्केट एक्सपेंशन, नए नए कस्टमर्स को पकड़ना। अब जो पुराने कस्टमर्स है जो हमसे प्रोडक्ट्स ले रहे हैं वो तो हमसे अभी भी लेते रहेंगे, पर हमें अपनी ग्रोथ आगे करनी है तो उसके लिए नए नए कस्टमर्स बनाने पड़ेंगे, जिससे कि हमारे जो मार्केट है वो एक्सपैंड हो लार्ज एरिया के अंदर। ब्रांड बिल्डिंग की बात करें तो ब्रांड बिल्डिंग का मतलब होता है बिल्ड एंड स्ट्रेंथ द ब्रांड रेप्यूटेशन एंड आइडेंटिटी। अपने ब्रांड की रेप्यूटेशन बनानी है, आइडेंटिटी बनानी है अपनी मार्केट के अंदर। अगर हमारी मार्केट के अंदर कोई भी कंज्यूमर प्रोडक्ट लेने आया है तो वो हमारे ब्रांड से ही आइडेंटिफाई कर ले कि ये हमारा ब्रांड है। कस्टमर के माइंड के अंदर अपने ब्रांड की अच्छी इमेज बनाना और अपने ब्रांड का ट्रस्ट बनाए रखना, क्योंकि अगर कस्टमर्स को ट्रस्ट होगा आपके प्रोडक्ट के ऊपर तो सेल्स इंक्रीज होगी। मार्केट रिसर्च की बात करें तो मार्केट रिसर्च का मतलब है बाजार अनुसंधान। प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो सामने वाला कैसे प्रोडक्ट बना रहा है, क्या हमसे अच्छे बना रहा है या उसके पास नई नई टेक्नोलॉजीज हैं, मार्केट के ट्रेंड्स क्या हैं, आजकल लोग क्या प्रेफर कर रहे हैं। पहले पूरी मार्केट की रिसर्च करनी पड़ती है इन सब चीजों के बारे में, तभी हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इज मैनेजमेंट अ साइंस। हमारा जो मैनेजमेंट है क्या साइंस है। जब हम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर सबसे बड़ी डेफिनेशन आती है बहुत हाईलाइटेड वर्ड्स के अंदर कि मैनेजमेंट इज अ आर्ट एंड साइंस, यानी कि मैनेजमेंट को साइंस भी माना गया है। क्यों माना गया है, क्योंकि इसके अंदर बहुत से प्रिंसिपल्स होते हैं, बहुत सी थ्योरीज होती हैं, बहुत सी टेक्निक्स होती हैं। हम जब भी कोई मैनेजमेंट करते हैं अप्लाई करने पड़ते हैं अपने बिजनेसेस के अंदर, इसलिए मैनेजमेंट को साइंस बोला गया है। दूसरे पॉइंट के अंदर इन्होंने बता रखा है कि मैनेजमेंट एज अ साइंस किसने बताया था हमें, फ्रेडरिक टेलर ने। इसके अंदर हमें अगर अपने काम को एफिशिएंटली
एफिशिएंटली करना है, प्रोडक्टिव वे में करना है, तो हमें मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरीज हैं, उन्हें अप्लाई करना होगा। अब मैनेजमेंट सिर्फ साइंस ही नहीं होता, मैनेजमेंट हमारा सोशल साइंस भी होता है, साइकोलॉजी भी इसके अंदर इंक्लूड होती है, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये सारी चीजें भी इसके अंदर इंक्लूड होती है हमारे मैनेजमेंट के अंदर, क्योंकि हमें ह्यूमन का बिहेवियर जानना बहुत जरूरी है। जब हमें पता ही नहीं होगा कि हमारे कंज्यूमर्स हैं, उनके टेस्ट प्रेफरेंसेस क्या हैं, वो क्या प्रेफर करते हैं, तब तक हम कैसे अपनी मैनेजमेंट को अपने बिजनेस के अंदर लगा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, प्लानिंग इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट के अंदर हमारी प्लानिंग बहुत जरूरी है। इसी स्टेटमेंट के बावजूद हमारी प्लानिंग के अंदर बहुत सी सीमाएं होती हैं, बहुत सी लिमिटेशंस होती हैं। तो सबसे पहले आता है इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि जो हमारी प्लानिंग होती है वो बिल्कुल इनफ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि जब भी हम कोई प्लान बनाते हैं, मान लो अपना बिजनेस खोलना है, उसके अंदर आप पूरा पहले अपना प्लान बनाकर चलोगे। जब आप पूरा प्लान बनाओगे उसके अकॉर्डिंग ही अपना सारा काम करोगे। प्लानिंग के अंदर आपको आगे जाके अगर फ्यूचर में लगे कि ये जो हमने प्लान बनाया ये सही नहीं है, क्योंकि इस प्लानिंग से फायदा ही नहीं हो रहा है हमारी फर्म को, तो ऐसे केस के अंदर आप चेंजेस लाओगे। उस प्लान को चेंज करके ऐसे प्लान्स लाएं जिससे हमें फायदा हो। अगर जब आप वो प्लान को चेंज करोगे, उसके अंदर से कुछ पार्ट आप अपना चेंज करना चाहोगे, एक चीज को चेंज करने की वजह से पूरा प्लान आपका चेंज हो जाएगा, तो उसके अंदर आपको फिर दोबारा से सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी, दोबारा से अपना प्लान बनाना पड़ेगा। इसलिए प्लानिंग को इनफ्लेक्सिबल बोला गया है कि एक बार जो फॉर्मूला इम्प्लीमेंट हो गया वही फॉर्मूला आपका चलेगा। दूसरी लिमिटेशन हमारी टाइम एंड कॉस्ट इंटेंसिव। टाइम एंड कॉस्ट इंटेंसिव का मतलब क्या है कि जो हमारी प्लानिंग होती है बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है। आप लोग कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हो तो उसके लिए पहले सोचना पड़ता है कि कितने फ्रेंड्स जाएंगे साथ में, कहाँ पर जाएंगे, कितने बजे जाएंगे, बहुत ज्यादा टाइम लेने वाली होती है और बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है। तीसरा पॉइंट देखें तो अनसर्टेनिटी एंड इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो हमारी प्लानिंग होती है वो बिल्कुल इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ होती है, क्योंकि प्लानिंग के अंदर सिर्फ हम प्रेडिक्शंस करते हैं अबाउट फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर के अंदर क्या क्या होने वाला है। प्लानिंग इज ऑल अबाउट प्रेडिक्शंस। जब तक हम किसी चीज को प्रैक्टिकल लाइफ में करके नहीं देखते तब तक हमें कैसे पता कि वो चीज हमारे लिए सही है या नहीं। इसलिए प्लानिंग में सिर्फ प्रेडिक्शंस लगाए जाते हैं कि जो हम प्लान बना रहे हैं वो आगे जाके ये होने वाला है, उससे ये होने वाला है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, डायरेक्टिंग इज मैनेजमेंट इन एक्शन, यानी कि मैनेजमेंट के अंदर जो हमारी डायरेक्टिंग होती है उसे एक्शन बोला गया है। इस लाइन को ध्यान में रखते हुए ही हमें 6 पॉइंट्स बताने हैं कि क्यों डायरेक्टिंग को एक्शंस बोला गया है मैनेजमेंट के अंदर। तो सबसे पहला जो इसका पॉइंट इन्होंने बता रखा है, अचीविंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको उनके रोल्स और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छी तरीके से समझा दिए जाए ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी उनका वर्क दिया गया है वो अच्छे से कर पाए। जो हमारी प्लानिंग होती है और हमारी डायरेक्टिंग होती है, यानी कि अब हमने कोई प्लान तो बना लिया पर अब उसे एग्जीक्यूट करना भी जरूरी है। अब जब उस प्लान को हम एग्जीक्यूट करेंगे उसके बीच का जो गैप होगा उसे ही हम बोलते हैं डायरेक्ट। अब दूसरा पॉइंट जो इसके अंदर आता है वो आता है हमारा मोटिवेशन। मोटिवेशन, मान लो मैं सुपरवाइजर हूँ, आप लोग एम्प्लॉयज हो, मैं अगर आपको आपका काम समझा रही हूँ और आपको बता रही हूँ कि आपको ये काम करना है, तो उसके अंदर मुझे आपको थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ेगा ताकि आप लोग अपना काम अच्छे से कर पाओ। तो मैनेजर्स के पास बहुत सी ऐसी टेक्निक होती है जिससे वो अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर पाते हैं, जैसे कि रिवॉर्ड्स दे देना, एनकरेज कर देना, थोड़ा सा अप्रिशिएट कर देना। थर्ड पॉइंट की बात करें तो आता है क्लैरिटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस। क्लैरिटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस का मतलब है डायरेक्टिंग जो होती है एक क्लियर और एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती है अपने एम्प्लॉय को, यानी कि एक क्लियर इंस्ट्रक्शंस आपको मिलेगी। अगर एक क्लियर इंस्ट्रक्शंस आपको मिलेगी तो उसके अंदर आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आपको कोई भी समस्याएं नहीं आएंगी अपने काम के दौरान, तो उससे आप अपना काम अच्छे से कर पाओगे। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात करें तो यानी कि संघर्ष समाधान, इसका मतलब है कि कर्मचारियों या टीमों के बीच संघर्ष और मुद्दों को शामिल करना, यानी कि जब हम काम करते हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं और हमारी टीम्स होती है उनके बीच में कोई वाद विवाद हो जाए तो उनको सॉल्व करना। यानी कि जब हम किसी भी कंपनी के अंदर काम करते हैं तो कुछ काम हमें खुद से अच्छे नहीं लगते करने। अब जैसे अगर आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, आपको बोल दिया कि आपको एक्सपोर्ट का काम करना है पर आपका मन नहीं है एक्सपोर्ट करने का, आपको डायरेक्ट ही नहीं किया जाएगा, तो आप अपनी तरफ से कुछ भी चूज कर सकते हो। पर अगर आपको एक प्रॉपर डायरेक्टिंग मिल रही है आपके सुपरवाइजर से या आपके मैनेजर से तो आपको वो काम करना पड़ेगा।
और कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, इससे आप अपना पूरा काम कर सकते हो। कम्युनिकेशन की बात करें यानी कि संचार, कम्युनिकेशन की एलिमेंट होता है डायरेक्टिंग का, यानी कि काम हो रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अब वो काम कैसा हो रहा है। अगर मान लो आपका कोई बॉस आपके CEO हो गए और ये हो गया आपका लोअर लेवल यानी कि एम्प्लॉइज, सुपरवाइजर, लोअर लेवल की जो भी अपडेट्स होंगी कि उन्हें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं अपने काम के दौरान, वो अपने हेड तक पहुंचानी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि अगर कोई ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो जो आपके बॉस हैं वो उन प्रॉब्लम्स को हटाएं। इसलिए कम्युनिकेशन बोला गया है। और मैनेजर्स के साथ बातचीत करना और उन्हें फीडबैक्स देना, जो एम्प्लॉइज उनका काम कर रहे हैं उनको टास्क अच्छे से समझ आ रहा है या नहीं और काम कैसे किया जा रहा है, तो पूरा फीडबैक देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए कम्युनिकेशन भी बहुत जरूरी होती है। लीडरशिप की बात करें तो लीडरशिप क्या होता है, डायरेक्टिंग के अंदर अब लीडरशिप इन्वॉल्व होती है। जब प्रबंधक एक उदाहरण स्थापित करते हैं, यानी कि जब मैनेजर्स एक एग्जाम्पल सेट करते हैं कर्मचारियों के लिए, वह रोल मॉडल बन जाते हैं, यानी कि जैसा लीडर ने बोला है हमें वैसा ही काम करना पड़ेगा। नेतृत्व विश्वास को बढ़ावा देता है, ये कर्मचारियों को साझा दृष्टिकोण का पालन करने के लिए प्रेरित करता है, यानी कर्मचारियों को एक ऐसा इंस्पायर कर देता है कि हमारा जो रोल मॉडल है वो हमें इतना ज्यादा मोटिवेट कर रहा है और हमें ऐसे अच्छी कमांड दे रहा है जिससे कि हमारा भी मन लग रहा है काम करने के अंदर और हम अपने रोल मॉडल से बहुत ज्यादा इंस्पायर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है देयर आर 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हमारी बिजनेस के अंदर 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। सबसे पहले आता है हमारा टॉप लेवल, फिर आता है हमारा मिडिल लेवल, फिर आता है हमारा लोअर लेवल। ये 3 टाइप के हमारे बिजनेस के अंदर लेवल्स होते हैं। अब ये जो 3 टाइप के हमारे लेवल हैं वही फंक्शन हमें समझाना है कि कौन कौन से 3 टाइप के लेवल हैं और कौन कौन सी इनकी पोजीशंस है और इनके रिलेशन क्या है। सबसे पहले आता है हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर गोल्स सेट करना, नई नई पॉलिसीज बनाना, नई नई स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेना और डायरेक्शन प्रोवाइड करना। यानी कि अगर आप लोग CEO हो यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, आपका काम होगा कि आपको नई नई पॉलिसीज बनानी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आपको गोल्स सेट करने हैं कि हमें इतने टाइम के अंदर इस गोल को अचीव करना है और हमें इतनी मेहनत करके काम करना है कि हम एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर अपना ये गोल अचीव कर पाए। तो पोजीशंस के अंदर हमारे ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स आ जाते हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स आ जाते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स आ जाते हैं। रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप इनका किससे होता है, इंटरैक्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, यानी कि जो हमारे मिडिल लेवल के मैनेजर्स आते हैं इनसे पूरे कम्युनिकेट करते हैं और जैसी भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो मिडिल लेवल मैनेजर्स के साथ कम्युनिकेट करके उन्हें मॉनिटर करते हैं कि क्या हमने जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो ठीक भी है या नहीं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट की बात करें तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है गैप, यानी कि टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच का गैप, कि जो भी हमारी स्ट्रैटेजीज होती हैं यानी कि जो भी हमने प्लान्स बनाए हुए होते हैं वो अच्छे से समझाते हैं, अपने डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करते हैं, ये प्लान बना है और उसको कैसे कैसे एग्जीक्यूट करना है, मतलब कि पूरा काम एक तरीके से समझाना। पोजीशंस कौन सी आ जाती हैं इसके अंदर, डिपार्टमेंट के हेड्स, ब्रांच मैनेजर्स, डिवीजन मैनेजर्स, ये इनकी पोस्ट होती हैं। रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप मिडिल लेवल मैनेजर्स का होता है कम्युनिकेट करना अपवर्ड से लेकर डिपार्टमेंटल नीड्स तक, यानी कि टॉप लेवल के लोगों से बात करना, लोअर लेवल के लोगों से बात करना, दोनों के बीच में क्या बातचीत हो रही है। अब देखिए जो हमारे लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है ना, जो सबसे नीचे आता है लोअर लेवल मैनेजमेंट, यानी कि ये वाला पार्ट अभी हम पढ़ेंगे इसको। लोअर लेवल मैनेजमेंट कभी भी डायरेक्ट CEO से जाकर बात नहीं कर सकते, उनको ये राइट ही नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर्स को बताते हैं कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो जो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर्स होते हैं वो टॉप लेवल को जाकर बताते हैं। मैनेजर्स का यही रोल है कम्युनिकेट करना दोनों लेवल्स के बीच में। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट का मतलब होता है डे टू डे ऑपरेशन इंश्योरिंग द टास्क आर कंप्लीटेड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, यानी कि जो भी हमारा डे टू डे टास्क हो रहा है उसको एफिशिएंट वे में, इफेक्टिव वे में कंप्लीट करना। और ये किस पर फोकस करते हैं, सुपरवाइजिंग एम्प्लॉयज, यानी कि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो एक अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, एक कुशलता पूर्वक और एक प्रभावी ढंग से काम हमारा हो रहा है या नहीं, एक तरीके से मॉनिटर करना। पोजीशंस इसके अंदर सुपरवाइजर्स की और टीम लीडर्स की, 4 पर्सन्स की, ये इसके अंदर पोजीशंस होती हैं। रिलेशनशिप कैसा होता है इसका, लोअर लेवल मैनेजमेंट का एम्प्लॉय से एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अगर एम्प्लॉयज को कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो सीधा लोअर लेवल मैनेजमेंट को बताते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल को बताते हैं और मिडिल लेवल अपर लेवल को। फिर अपर लेवल नई नई पॉलिसीज निकालता है, नए नए गोल्स निकालता है, तो वो जो फीडबैक देते हैं उसके हिसाब से जो हमारा अपर लेवल मैनेजमेंट होता है वो उस काम पर वर्क करता है। ये जो हमारे लोअर लेवल मैनेजमेंट होते हैं ये गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं जो भी हमारे एम्प्लॉयज होते हैं
उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन वर्क स्टडीज एज अ टेक्निक ऑफ अ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जो हमारा वर्क स्टडीज है उसे टेक्निक ऑफ अ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्यों बोला गया है? इसके हमारे दो मेथड है। जो हमारा वर्क स्टडीज होता है टेक्निक ऑफ अ साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर जो भी काम किया जाता है वो सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक एनालाइज ऑफ वर्क प्रोसेस, हर एक सिस्टमैटिक वे में, एक साइंटिफिक वे में किया जाता है, यानी कि आपके जो काम है वो एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव वे के अंदर निकल के आ रहा हो। इसके अंदर दो मेथड होते हैं हमारे। सबसे पहला होता है हमारा मेथड स्टडी। मेथड स्टडी का मतलब है कि जो आपका काम हो रहा है वो एक सिस्टमैटिक वे में हो रहा है, यानी कि कंपनी में कोई काम हो रहा है इन एफिशिएंसीज के अंदर तो नहीं है, यानी कि जिसकी जरूरत ही नहीं है वो काम तो नहीं हो रहा, और कहाँ पर हमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, कोई अननेसेसरी स्टेप्स तो नहीं लिए जा रहे। डेवलप मोर एफिशिएंट वर्क मेथड्स, यानी कि हमें ज्यादा से ज्यादा अपने एफिशिएंट वर्क मेथड्स लाने हैं जिससे कि हमारा काम जल्दी से और एफिशिएंट वे में हो जाए। गोल क्या होता है हमारे मेथड ऑफ स्टडी का? एनहांस प्रोडक्टिविटी, यानी कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, जो वेस्ट हो रहा है उसको रिड्यूस करना, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ वर्क, और हम जो काम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को बढ़ाना। टाइम स्टडी के अंदर एक टास्क को जितने पार्ट्स के अंदर वो डिवाइड हो रहा हो टास्क, उतने पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। जो हमने टास्क डिवाइड किया वो कितने टाइम के अंदर किया जा रहा है उसकी पूरी मेजरमेंट करते हैं कि कितना टाइम लग रहा है उस एक एलिमेंट को करने के लिए। तो यही होता है हमारा टाइम स्टडी और मेथड स्टडी। तो अगले क्वेश्चन में हमें बोल रखा है इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स के बीच में डिफरेंस बताइए। कौन से ऐसे पॉइंट्स को लेकर हमें डिफरेंस बताना है? डिफरेंस तो बहुत सारे हो सकते हैं, चॉइसेस को लेकर, पेमेंट ऑफ डिविडेंड को लेकर, रिटर्न ऑन कैपिटल को लेकर और वोटिंग राइट्स। इन चारों पॉइंट्स के हिसाब से हमें इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स के बीच का डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले अगर चॉइसेस की बात करें तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास कोई फिक्स्ड क्लेम नहीं होता, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी की अर्निंग्स और एसेट्स के ऊपर उनका कोई फिक्स्ड क्लेम नहीं होता। इनका काम होता है सिर्फ कंपनी के अंदर जो प्रॉफिट एंड लॉस हो रहे हैं उनके अंदर पार्टिसिपेट करना। इक्विटी शेयर्स हमेशा कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉसेस की स्टेटमेंट पर ही पार्टिसिपेट करते हैं, और इनके पास ओनरशिप राइट्स भी होते हैं, इनके पास वोटिंग राइट्स भी होते हैं, और ये जो भी कंपनी में डिसीजंस लिए जाते हैं उन पर बोल सकते हैं। पर प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर्स के पास फिक्स्ड क्लेम होता है, यानी कि कंपनी की अर्निंग्स के अंदर वो बोल सकते हैं कि कंपनी की अर्निंग कैसी हो रही है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, तरजीही शेयर धारकों का कंपनी की कमाई पर एक निश्चित लाभांश दर के रूप में एक निश्चित दावा होता है। उसके पास आमतौर पर मतदान का अधिकार नहीं होता, यानी कि जो हमारे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता। वोटिंग राइट होता है पर एक लिमिट में होता है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड की बात करते हैं, यानी कि अब जो हमने इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, तो ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड होता है वो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर बेस्ड होता है। जैसी कंपनी स्टैंड कर रही होगी वैसे ही उन्हें शेयर दिया जाएगा। अब चाहे वो लॉस फेस कर रही हो या चाहे वो प्रॉफिट फेस कर रही हो, अब वो डिपेंड होता है कि कंपनी की स्टेटमेंट क्या है। प्रेफरेंस शेयर्स की जो पेमेंट ऑफ डिविडेंड होती है वो फिक्स डिविडेंड एट प्री डिटरमाइंड रेट पर होती है। जो प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड दिया जाता है वो कब दिया जाता है? जब इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा दिया जाता है उससे पहले ही प्रेफरेंस शेयर्स को दे दिया जाता है। प्रेफरेंस शेयर्स को हमें डिविडेंड देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हालांकि दोनों को इंपॉर्टेंट होता है उनका शेयर देना, पर कंपनीज क्या करती हैं? प्रेफरेंस शेयर्स को पहले डिविडेंड पे करती हैं और फिर जो पैसा बच जाता है लास्ट में फिर उसे देखती हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो रही है, फिर जैसा भी पैसा बचता है उसके बाद इक्विटी शेयर्स को पैसा दिया जाता है। रिटर्न ऑन कैपिटल की बात करें, जो हमने कैपिटल ली है प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर से, उनको रिटर्न भी तो करना है। उसके लिए इक्विटी शेयर्स को जो रिटर्न ऑन कैपिटल मिलता है वो तो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट पर मिलता है कि कंपनी कहाँ पर स्टैंड करे। जैसी कंपनी स्टैंड करे होगी वैसे ही उनको रिटर्न ऑन कैपिटल मिलेगा, और इसके अंदर शेयर्स जो इशू करे हैं वो हायर करे हैं, यानी कि हाई रेट पर करें। अगर आपने ज्यादा शेयर्स इशू करे होंगे तो आपको ज्यादा ही शेयर्स वापस देने होंगे। जब आप ज्यादा शेयर्स वापस दोगे तो उससे क्या होगा? आपकी कंपनी के अंदर थोड़ा सा रिस्क आ जाएगा, क्योंकि उससे क्या होगा? हमारी कंपनी के अंदर कोई भी प्रॉफिट ही नहीं बचेगा। प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर क्या होता है? कोई फिक्स्ड नहीं होता है, ये सिर्फ प्रिडिक्टेबल होता है। प्रेफरेंस शेयर्स को हम कम रेट पर भी रिटर्न ऑन कैपिटल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है इक्विटी शेयरों की तुलना में कम रिटर्न प्रदान करता है, यानी कि इक्विटी शेयर्स को हमें हायर रेट पर देना पड़ता है पर प्रेफरेंस शेयर्स को थोड़ा इक्विटी शेयर होल्डर्स की तुलना में कम दिया जाता है। वोटिंग राइट्स की बात करें तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं। कंपनी के अंदर जो भी डिसीजन लिया जा रहा है इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास पूरा राइट है कि वो उसके अंदर बोल सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर्स के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता। प्रेफरेंस शेयर्स के पास लिमिटेड वोटिंग राइट्स होता है, जैसे कि प्रेफरेंस शेयर्स को पेमेंट नहीं दी गई, अब वो लोग तो परेशान हो जाएंगे कि हमें डिविडेंड क्यों नहीं मिला, तो ऐसे केसेस के अंदर प्रेफरेंस शेयर्स को पूरा राइट
दिया जाता है कि वो आकर बोल सके कंपनी के अंदर। यही कुछ हमारे डिफरेंस थे इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग मोस्ट सुइटेबल कैंडिडेट्स, स्टेट द स्टेप्स ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। कि जब हम अपने एम्प्लॉयज का सिलेक्शन करते हैं तो उसके अंदर हम एक सुटेबल कैंडिडेट को, यानी कि जो हमारी कंपनी के अंदर काम कर सकता है, ऐसे कैंडिडेट को कैसे सेलेक्ट करते हैं उसके प्रोसेस बताइए। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा एप्लीकेशन एंड रिज्यूम स्क्रीनिंग, यानी कि एम्प्लॉयर से जॉब एप्लीकेशन ली जाती है। यानी कि अगर किसी को आपकी कंपनी के अंदर जॉब चाहिए तो वो पहले अपना जॉब एप्लीकेशन भेजेगा, तब उसके अंदर आप देखोगे उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, उसकी स्किल्स क्या है। इंटरव्यू आएगा फिर सेकंड नंबर पे, यानी कि जितने भी आपके पास जॉब एप्लीकेशंस आई होंगी उनके अंदर से आप कुछ शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट सेलेक्ट करोगे और उनको इंटरव्यू के लिए इनवाइट करोगे। उसके बाद आप देखोगे कि उनकी क्वालिफिकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस कितना है, पहले उन्होंने कहीं और जॉब कर रखी है या नहीं। फिर आता है थर्ड स्टेप हमारा टेस्टिंग एंड असेसमेंट। टेस्टिंग एंड असेसमेंट में अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन तरह तरह के टेस्ट निकालती है, जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट, स्किल असेसमेंट और पर्सनालिटी असेसमेंट, ऐसे कुछ टेस्ट निकालती हैं और फिर उन्हें देखती है कि ये जो हमने कैंडिडेट सेलेक्ट किए हैं, क्या ये कैंडिडेट्स हमारे टेस्ट पास कर पा रहे हैं। फिर आता है हमारा रेफरेंस चेक। रेफरेंस चेक के अंदर एम्प्लॉयर्स कैंडिडेट के कॉन्टैक्ट के अंदर आते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। इन्फॉर्मेशन कैसी, यानी कि उनकी हिस्ट्री क्या है, कैसा वो परफॉर्म कर रहे हैं, उनका कैरेक्टर क्या है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आया बैकग्राउंड चेक, यानी कि उनका पहले कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड से तो नहीं है वो, अगर वो हमारी कंपनी में भी जॉब करने आ रहे हैं, क्या पता इससे पहले वो एक क्रिमिनल हो। तो पूरा बैकग्राउंड चेक करना भी बहुत जरूरी होता है कि कैसी उनकी एजुकेशन है, कैसी उनकी क्वालिफिकेशंस है, सब कुछ चेक किया जाता है। फिर फाइनल इंटरव्यू की बात आती है, यानी कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो होते हैं हमारे, वो फाइनल इंटरव्यू के लिए आते हैं। जो इनके सीनियर्स होते हैं वो उनका फाइनल इंटरव्यू लेते हैं। जब कुछ एम्प्लॉय सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनको जॉब ऑफर की जाती है। तो उसके बाद उन्हें सब कुछ बताया जाएगा कि क्या उनकी सैलरी रहेगी, क्या उनको बेनिफिट होगा हमारी कंपनी से, सब कुछ उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और जिन लोगों का रिज्यूम और जिन लोगों की जॉब एप्लीकेशन सेलेक्ट नहीं हो पाती, उनका कैंडिडेट का रिजेक्ट किया जाता है। अगर किसी कंपनी को कोई कैंडिडेट पसंद नहीं आया, जैसा एम्प्लॉय अपनी कंपनी के अंदर चाहिए वैसा नहीं मिला, तो उनको एक रिस्पेक्ट के अंदर उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं। एक्सेप्टेंस एंड ऑनबोर्डिंग मतलब है कि जब कोई जॉब ऑफर हो गई है उसके बाद कैंडिडेट अपनी जॉब पर आ सकता है। फिर जॉब मिलने के बाद प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, उसके साथ पूरा पेपर वर्क किया जाता है, किस टाइम पर उसको सैलरी मिलेगी, उसको क्या काम करना है, पूरा कंपनी का स्ट्रक्चर उसे समझाया जाता है। यही कुछ प्रोसेस है एक सुटेबल कैंडिडेट को चूज करने के लिए अपनी कंपनी के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर हमें पब्लिक डिपॉजिट आर वेरी पॉपुलर एंड कन्वीनियंट मेथड ऑफ शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंस। अब जो हम पब्लिक से डिपॉजिट लेते हैं, शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंस जिसे बोला जाता है, उसके कुछ ऐसे 4 मेरिट्स बताने हैं हमें। सबसे पहला मेरिट कौन सा इन्होंने दे रखा है, एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी मतलब पब्लिक डिपॉजिट्स आर एक्सेसिबल टू वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टर्स, यानी कि जो हमारे पब्लिक डिपॉजिटर्स हैं बहुत वाइड रेंज के अंदर है, यानी कि बहुत लार्ज एरिया के अंदर है। उसके अंदर हमारे इंडिविजुअल्स भी आते हैं, हमारे स्मॉल बिजनेसेस भी आते हैं और हमारे इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं जो कि पैसा लगाते हैं हमारे बिजनेस के अंदर। दूसरा जो हमारा मेरिट है वो है हमारा क्विक सोर्स ऑफ फंड्स, यानी कि जब भी कंपनी को फंड्स की जरूरत होती है और वो पब्लिक से डिपॉजिट लेती है तो कंपनी के पास इजिली बहुत सारा पैसा आ जाता है, क्योंकि स्टॉक मार्केटिंग के अंदर हर कोई पैसा लगाता है। तो जब कंपनी पब्लिक से फंड लेती है, पब्लिक से डिपॉजिट लेती है, तो कंपनी के पास शॉर्ट पीरियड के अंदर बहुत सारा फंड आ जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, यानी कि लचीलापन, अगर कंपनीज को फंड्स चाहिए, कंपनियों के पास जमा राशि, ब्याज दर और परिपक्वता अवधि सहित सार्वजनिक जमा की शर्तें निर्धारित करने में लचीलापन है, यानी कि जो भी हमारा डिपॉजिट अमाउंट होगा, हमारा इंटरेस्ट रेट होगा, हमारा मैच्योरिटी पीरियड होगा, उसे हम अपनी तरीके से फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। जैसी भी हमारी बाजार की स्थिति चल रही है उसी हिसाब से हम उसे अपनी तरीके से फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। डाइवर्स इन्वेस्टर बेस की बात करें, पब्लिक अट्रैक्ट करती है इन्वेस्टर्स को अपनी कंपनी के अंदर पैसे लगाने के लिए, क्योंकि कंपनी जब तक अट्रैक्ट नहीं करेगी इन्वेस्टर्स को, जब तक पैसा कैसे आएगा कंपनी के अंदर। तो इसलिए कंपनी जो है अट्रैक्ट करती है इन्वेस्टर्स को कि वो हमारे कंपनी के अंदर पैसा लगाए। रिड्यूस कर देती है डिपेंडेंसी ऑन अ सिंगल सोर्स ऑफ फाइनेंस, यानी कि एक ही जगह से सिर्फ पैसा आ रहा है, ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर एक ही जगह से पैसा आता रहेगा तो उससे और ऑप्शंस होंगे वो बंद हो जाएंगे, और एक ही जगह से हम डिपेंड हो जाएंगे तो जो हमारा सिंगल सोर्स ऑफ फाइनेंस है वहां से पैसा आना कब बंद हो जाए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, डिपेंडेंसी हटा देनी चाहिए, जिससे हमारी जो कंपनी है वो फाइनेंशियली स्टेबल रहे और रिस्क कम हो। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एक्सप्लेन सिंगल लाइन स्टोर्स एंड स्पेशलिटी स्टोर्स। सिंगल लाइन स्टोर और स्पेशलिटी स्टोर्स ये दोनों ही हमारी सिंगल प्रोडक्ट कैटेगरी पर फोकस करती हैं। सिंगल लाइन स्टोर भी हमारी सिंगल प्रोडक्ट कैटेगरी पर फोकस करती है और स्पेशलिटी स्टोर्स भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैटेगरी पर फोकस करती है। अब जो हमारी सिंगल लाइन स्टोर होती है वो नैरो रेंज के अंदर करती है, यानी एक बहुत छोटे एरिया के अंदर, पर जो हमारी स्पेशलिटी स्टोर होती है वो एक ब्रॉडर रेंज के अंदर एक बहुत बड़े लार्ज एरिया के अंदर सेलिंग करती है। और जो हमारी सिंगल लाइन स्टोर होती है इनका जो फोकस होता है ये लोग एक सिंगल कैटेगरी पर फोकस करते हैं जैसे शूज या इलेक्ट्रॉनिक्स, और स्पेशलिटी स्टोर्स का जो एम होता है कि उन्हें यूनिक एंड स्पेशलाइज्ड शॉपिंग एक्सपीरियंस कराना है अपने कस्टमर्स को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रखा है व्हाई इज द एम्प्लॉय ट्रेनिंग नेसेसरी। कोई एम्प्लॉय की ट्रेनिंग नेसेसरी क्यों है, क्यों एक एम्प्लॉय को ट्रेन करना हमें जरूरी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए? क्योंकि एम्प्लॉय ट्रेनिंग इज एसेंशियल इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेवरल रीजंस। सबसे पहला आता है हमारा स्किल एनहांसमेंट। स्किल एनहांसमेंट का मतलब है कि अगर हमारी कंपनी में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसकी स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक स्किल्ड पर्सन हमारी कंपनी के अंदर काम करता है तो वो हमारी कंपनी के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अगर उसको ज्यादा से ज्यादा स्किल्स होंगी तो वो हमारी कंपनी में ही फायदा देगा। सेकंड नंबर पे इन्होंने जो पॉइंट बता रखा है वो है अडेप्शन टू टेक्नोलॉजीज चेंजेस, तकनीकी परिवर्तनों के प्रति अनुकूल। जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो नई नई टेक्नोलॉजी से, नई नई तरीकों से हमारा प्रोडक्शन करे। अगर नई नई टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन होगा तो हमारा जो काम है बहुत इफेक्टिव वे के अंदर होगा, बहुत एफिशिएंट वे के अंदर होगा, और जो हमारे एम्प्लॉयज है वो नए नए टूल्स से इंटरेक्ट करेंगे, नए नए सिस्टम्स को चलाना सीखेंगे। इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, यानी कि अब जो हमारा एम्प्लॉय है उसको बहुत प्रोडक्टिव बनाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एम्प्लॉय की जॉब परफॉर्मेंस के अंदर एफिशिएंसी लाता है। एम्प्लॉय मोरल, यानी कि एम्प्लॉय को मोटिवेट करना अपने काम की तरफ, उसको जॉब सेटिस्फैक्शन देना, उसको ऐसी सेटिस्फैक्शन देना कि उसका काम करने में मन लगा रहे। सेफ्टी कंप्लायंसेस, यानी कि इन इंडस्ट्रीज वेयर सेफ्टी इज क्रिटिकल, यानी कि अब हमारा जो एम्प्लॉय है वो काम कर रहा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे एक प्रॉपर सेफ्टी प्रोवाइड करें। सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग का मतलब है कि अगर हमारी कंपनी के अंदर एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसको इतना वेल प्रिपेयर्ड कर दो कि वो आगे फ्यूचर में जाके लीडरशिप कर सके, यानी कि एक हाई लेवल की पोस्ट मिल सके। 33 क्वेश्चन के अंदर क्या बता रखा है, स्टेट एनी 5 डिफिकल्टीज फेस्ड बाय बायर्स एंड सेलर्स एंगेज्ड इन एक्सटर्नल ट्रेड। यानी कि जब एक्सटर्नल ट्रेड के अंदर हमारे बायर्स एंड सेलर्स इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से तो उनको कौन सी ऐसी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। सबसे पहला आता है हमारा करेंसी एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, यानी कि जब हमारी गुड्स एंड सर्विसेज पर वोलेटिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट का इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि पैसों का विनिमय दरों की अस्थिरता वस्तुओं की लागत को प्रभावित करता है। जो भी हमारा करेंसी के अंदर एक्सचेंज रेट आता है वो किसको अफेक्ट करता है, हमारे गुड्स को, गुड्स की कॉस्ट को इफेक्ट करेगा, तो उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट इस पर पड़ेगा बायर्स और सेलर्स के प्रॉफिट मार्जिन पर। ट्रेड बैरियर्स आ जाते हैं। अब हम कुछ ऐसे टैक्सेस इंपोर्ट करते हैं जैसे हमारा टैरिफ्स हो गया, एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस, ट्रेड रेगुलेशंस, ऐसे कुछ टैक्स हम इम्पोज कर देते हैं हमारे बायर्स एंड सेलर्स पर। और ये कौन इम्पोज करता है, ये सरकार इम्पोज करती है इससे टैक्सेस को, जो कि क्रिएट कर सके बैरियर्स ट्रेड एंड इंक्रीज कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट को बढ़ाने के लिए जो हमारे टैक्सेस हैं लगाए जाते हैं। लॉजिस्टिक चैलेंजेस, यानी कि अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं या फिर ऑफलाइन ही कर रहे हैं तो उसके अंदर भी बहुत चीजें हमें फेस करनी पड़ती है, जैसे कि शिपिंग डिलेज। अब हमने कोई आज प्रोडक्ट ऑर्डर किया और वो हमें 2-3 दिन बाद मिल रहा है तो ये डिले हो जाती है हमारी शिपिंग। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कभी बाहर से कुछ मंगाया हो खाने के लिए या पहनने के लिए, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट लगती है, डिलीवरी चार्ज लगता है आपका, तो वही इन्होंने बोल रखा है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब है बायर्स में फेस डिफिकल्टीज इन एश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। बायर्स को भी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है कि जो वो सामान खरीद रहे हैं उनकी क्वालिटी अच्छी भी है या नहीं, और जो सेलर्स हैं उनको ये फेस करना पड़ता है कि कंज्यूमर हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। जब तक हम समझ ही नहीं पाएंगे कंज्यूमर हमसे चाहता क्या है तब तक क्या हम उसे वो दे सकते हैं, नहीं दे सकते। कल्चरल एंड लैंग्वेज डिफरेंस आते हैं जब बायर्स एंड सेलर्स के बीच में, तो उससे क्या होता है, कम्युनिकेशन बैरियर्स फेस करने पड़ते हैं, यानी कि बायर्स और सेलर्स के बीच में बहुत सी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं जिससे कि वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते, चाहे वो बायर हो चाहे वो सेलर हो। और ये सबसे ज्यादा कहाँ होता है, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के
अंदर कंपनी इन्वेस्ट करती है अपने बिजनेस के अंदर, और जो वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेती है वो किसके लिए लेती है, क्योंकि कंपनी फोकस करती है सबसे ज्यादा कि उसको क्या नए नए प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, क्या उसको एसेट्स चाहिए, और अपनी कंपनी के अंदर यानी जो भी पैसा लग रहा है अपनी कंपनी के अंदर कि नए एसेट्स लाने हैं, किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करना है, उसकी कंपनी का फ्यूचर अच्छा हो, उसकी कंपनी की फ्यूचर इनकम अच्छी हो, ग्रोथ हो उसके बिजनेस की, तो कंपनी क्या करती है ऐसे में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ढूंढती है और उसके अंदर से जो ऑप्शन उसे बेस्ट लगता है वही ऑप्शन वो सेलेक्ट करके अपनी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही करती है। डिविडेंड डिसीजन के अंदर क्या होता है, जब कंपनी ने अपना पैसे लगाया और कंपनी को प्रॉफिट हुआ, कंपनी को जो भी प्रॉफिट होगा वो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के साथ वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेगी और डिटरमाइन करेगी कि कितना शेयर होल्डर्स को पैसा मिलना चाहिए और कितनी री इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए बिजनेस के अंदर। ये सारा मान लो हमें प्रॉफिट हुआ, अब इसके अंदर से हमने शेयर होल्डर्स को दे दिया, जब हमने इसके अंदर से शेयर होल्डर्स को भी बांट दिया, जो डिविडेंड हमारे पास बचा उसकी हमें री इन्वेस्टमेंट भी तो करनी है, क्योंकि आगे भी तो पैसा लगाना है बिजनेस के अंदर। वो कहाँ से आएगा, वो इसी के अंदर से आएगा, प्रॉफिट के अंदर से। वो डिसाइड करती है कि कितनी हमें और री इन्वेस्टमेंट करनी है। क्वेश्चन नंबर 35 में हमसे क्या पूछ रखा है, कंज्यूमर एक्ट वाज पास्ड टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स राइट्स। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर हमें कुछ राइट्स बताए गए थे, क्यों कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को पास किया गया था, उसके अंदर क्या जरूरत थी। सबसे पहले था लीगल सेफगार्ड। लीगल सेफगार्ड का क्या मतलब है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक ऐसा लॉ है जो कंज्यूमर्स को लीगल राइट्स प्रोवाइड करता है कि जो वो प्रोडक्ट ले रहे हैं उस प्रोडक्ट की उन्हें प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो, पता होना चाहिए कि कैसा वो प्रोडक्ट ले रहे हैं, उसकी क्वालिटी क्या है। कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट, दूसरी इंपॉर्टेंस ये थी कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट की, यानी कि जो हमारा कंज्यूमर है उसका पूरा ट्रस्ट बना रहे हमारे बिजनेस पे। जब हम उसे सेफ और अच्छे प्रोडक्ट्स देंगे तभी उस कंज्यूमर को हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे भरोसा होगा। जब उससे हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे भरोसा होगा तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मार्केट में उसका विश्वास बना रहेगा। रिकोर्स एंड रिड्रेस, रिकोर्स एंड रिड्रेस का मतलब है कि जो हमारा कंज्यूमर है अगर उसको एक कुछ ऐसा प्रोडक्ट दे दिया जाता है जो उसे डिससैटिस्फाई कर रहा है, यानी कि कुछ ऐसे हार्म्ड प्रोडक्ट्स या फिर डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स उसे अगर दे दिए जाएं गलती से, तो उसको पूरा अधिकार है कि वो कंज्यूमर अपने वो प्रोडक्ट वापस कर सकता है और बदले में रिफंड मांग सकता है। ये सारे कंज्यूमर्स के राइट्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 में हमें प्रोडक्ट मिक्स के बारे में बताना है। प्रोडक्ट मिक्स के कंपोनेंट्स बताने हैं कि प्रोडक्ट मिक्स होता क्या है। वो होते हैं नेम, साइन, सिंबल और डिजाइन। जैसे आपका कोका कोला पीने का मन कर रहा है और आप कोका कोला की बॉटल लेने गए हो, तो आप दूर से ही देख के पहचान जाओगे कि ये कोका कोला की बॉटल है, क्योंकि उसका नेम, उसका साइन यानी कि वो ब्रांड का लोगो क्या है, उसका सिंबल, उसका डिजाइन, ये सब आइडेंटिफाई करता है उस कोका कोला की बॉटल को, यानी कि उस प्रोडक्ट को। जब किसी प्रोडक्ट का नेम, साइन, सिंबल और डिजाइन हमें अट्रैक्ट कर देता है, यानी कि हम उसे देखते ही पहचान जाते हैं कि ये कौन सा ब्रांड है, कौन सा प्रोडक्ट है, उसे ही हम प्रोडक्ट मिक्स बोलते हैं। ये चारों चीजें मिलके प्रोडक्ट मिक्स बनाती हैं। अगर कोई भी प्रोडक्ट हमें उसके नेम, साइन या सिंबल और डिजाइन से पता लग रहा है, उसी को हम ब्रांड बोलते हैं। और ब्रांडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मार्केटिंग का, क्योंकि वो बताता है प्रोडक्ट के बारे में कि अगर कोई ब्रांड बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ जाता है, यानी बहुत लोग उस ब्रांड से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो उसकी मार्केट के अंदर भी कितनी ज्यादा लॉयलिटी बढ़ जाती है, कितने लोग उसे प्रेफर करते हैं, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो वही चीज इसके अंदर बता रखी है। दो कंपोनेंट्स है प्रोडक्ट मिक्स के। सबसे पहला आता है हमारा एट्रीब्यूट्स। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स के अंदर क्या इंक्लूड होता है, प्रोडक्ट का साइज, प्रोडक्ट का कलर, प्रोडक्ट की क्वालिटी, फंक्शनैलिटी और उसकी यूनिकनेस। ये सब मिलके प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। यानी कि जब भी बिजनेसमैन या जो भी कंपनीज है कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उन कंपनीज को इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हमें कैसा साइज लेना चाहिए, कैसा कलर लेना चाहिए। अगर हम सेम कॉपी बनाएंगे किसी और की, हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा नहीं और लोग हमारे प्रोडक्ट को डुप्लीकेट समझेंगे। इसलिए हमें बहुत यूनिक डिजाइन, यूनिक कलर, ये सब चूज करना पड़ता है अपने कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। पैकेजिंग और लेबलिंग की बात करें, पैकेजिंग के अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, फिजिकल कंटेनर और रैपिंग दैट होल्ड्स द प्रोडक्ट। यानी कि एक प्रोडक्ट को हमें रैप करना है, प्रोडक्ट को अच्छी पैकेजिंग देनी है ताकि लोग इससे इन्फ्लुएंस हो। और लेबलिंग का मतलब क्या है, लेबलिंग होल्ड करता है सारी इंफॉर्मेशन। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसके ऊपर लेबलिंग होती है, उसके ऊपर लिखे होते हैं इंग्रेडिएंट्स वगैरह। आपने एक चिप्स का पैकेट ही लिया नॉर्मल, उसके ऊपर लेबलिंग लगी होती है, उसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं सारे के सारे कि वो किस किस चीजों से मिलकर बना है। तो वही चीज लेबलिंग के अंदर होती है, सारी इंफॉर्मेशन और ग्राफिक्स, उसी को बोलते हैं हम पैकेजिंग और लेबलिंग। तो यही दो हमारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं प्रोडक्ट मिक्स के।
क्वेश्चन नंबर 37 में हमसे कॉल मनी और ट्रेजरी बिल्स के बारे में पूछा गया है कि एक्सप्लेन करो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि कॉल मनी और ट्रेजरी बिल्स। मनी मार्केट के कॉल मनी और ट्रेजरी बिल्स इंस्ट्रूमेंट है, तो हमें बताना है कि कॉल मनी क्या होता है। कॉल मनी एक शॉर्ट टर्म बोरिंग्स होती है जिसे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया जाता है। जो भी बिजनेसमैन होते हैं जिन्हें फंड की जरूरत होती है अपने बिजनेस के अंदर, तो वो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कुछ बोरिंग्स लेते हैं, उसे ही हम बोलते हैं कॉल मनी। और ये मैच्योरिटी डेट्स के साथ भी आती है। कॉल मनी एक शॉर्ट टर्म डेब्ट है, तो इसलिए ये 1 डे टू फ्यू डेज तक होती है, यानी 1 डे टू 1 वीक ऐसे आप लगा सकते हो। ट्रेजरी बिल्स क्या होता है? शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट डेब्ट होता है जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया जाता है और इसके मैच्योरिटी डेट कितनी होती है? फ्यू डेज टू 1 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? एक्सप्लेन द फॉलोइंग मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कमर्शियल पेपर, ये भी हमारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यानी कि सीडी एक टाइम डिपॉजिट ऑफर्ड होता है जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा दिया जाता है विद अ फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट, एक फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट को लेकर और एक इंटरेस्ट रेट को लेकर, यानी एक ऐसा एक्नॉलेजमेंट जिस पर आपका फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट लिखी हो कि कब तक फंड देना है, एक लास्ट डेट जिसे बोलते हैं। और इंटरेस्ट रेट यानी कि जो आपने बोरोइंग्स दी है, जो आपने फंड दिया है, उस पर कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा। ये एक लो रिस्क मनी मार्केट है, यानी इसके अंदर रिस्क होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और यहाँ पर इन्वेस्टर डिपॉजिट अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं ज्यादा फंड इसके अंदर नहीं लगाए जाते, बहुत ही कम अमाउंट के अंदर मनी को इन्वेस्ट किया जाता है विद हायर इंटरेस्ट रेट देन रेगुलर सेविंग्स, ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट होता है rather than रेगुलर सेविंग्स। कमर्शियल पेपर की बात करें, कमर्शियल पेपर एक अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेब्ट है, यानी कि इसके अंदर असुरक्षित अल्पकालिक ऋण साधन है। कॉर्पोरेशन एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा इश्यू किया जाता है, क्योंकि जो हमारी कंपनीज होती हैं उसके अंदर जब फाइनेंसिंग की नीड होती है, यानी कि फंड्स की नीड होती है, तो कमर्शियल पेपर के द्वारा लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 पर देखते हैं, तो इसके अंदर अब हमें सेल्समैनशिप बतानी है। एक्सप्लेन एनी 4 क्वालिटीज ऑफ गुड सेल्समैन। अब एक अच्छे सेल्समैन की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं? सबसे पहले तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर हमारी कोई फर्म है, उसके अंदर कोई एम्प्लॉय है एज अ सेल्समैन और वो सेल्समैनशिप कर रहा है, तो उसकी अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, मतलब कि उसको लोगों से अच्छे से बात करना आना चाहिए, उसे कस्टमर्स के साथ डील करनी आनी चाहिए। अगर एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी कस्टमर और सेल्समैन के बीच में, वो उसे पूरा समझा सकता है कैसा प्रोडक्ट है हमारा, वो समझ सकता है, कस्टमर्स की नीड समझ सकता है। जैसे एम्पैथी में दे रखा है कि अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर नीड्स। अगर हम सामने वाले की नीड्स और प्रेफरेंसेस को समझेंगे कि एक्चुअली में कस्टमर हमसे क्या चाहता है, तो उससे दोनों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग होगी, एक अच्छी कम्युनिकेशन होगी और दोनों ही एक दूसरे को समझ पाएंगे, कस्टमर भी और सेल्समैनशिप भी। ट्रस्ट बन जाएगा कंपनी के टूवर्ड्स कस्टमर का। प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसकी प्रॉपर नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। जो भी कस्टमर के क्वेश्चंस है, जैसे भी टाइप के वो क्वेश्चंस पूछ रहा है, उसका प्रॉपर सोल्यूशन आपको पता होना चाहिए। रेजिलियंस के अंदर क्या होता है? सेल्स कैन बी चैलेंजिंग, यानी कि जो हमारी सेल्समैनशिप होती है, हमें किसी को प्रोडक्ट सेल करना है तो वो थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि जब कोई भी कस्टमर अगर कोई सामान लेने आता है आपके पास, तो कभी कभी कस्टमर को समझ नहीं आता है अपने प्रोडक्ट के बारे में। हम कितने भी एफर्ट्स लगा ले, हम कितने भी अच्छे से समझा ले, कितनी भी अच्छे से प्रोडक्ट की नॉलेज दे दे, पर कस्टमर को नहीं समझ आता है, कस्टमर नहीं लेना चाहता। जब कस्टमर को नहीं समझ आता तो वो रिजेक्ट कर देता है। तो एज अ सेल्समैन आपको रिजेक्शन फेस करना आना चाहिए। अगर आपका कस्टमर वो प्रोडक्ट आपसे नहीं खरीद रहा, वो रिजेक्ट कर रहा है आपके प्रोडक्ट को, तो आपको उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी है और एक रिस्पेक्टफुल और एक मैनर वे में उसके साथ डील करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40 में हमें क्या बोल रखा है कि हाउ मैनेजमेंट इज मल्टी डिसिप्लिनरी। कैसे होता है हमारा मैनेजमेंट मल्टी डिसिप्लिनरी, यानी कि प्रबंधन बहुविषयक कैसे है। मैनेजमेंट इज इनहेरेंटली मल्टी डिसिप्लिनरी। मैनेजमेंट हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी होता है क्योंकि इसके अंदर बहुत से प्रिंसिपल्स होते हैं और वो हर फील्ड के अंदर से लिए जाते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया और भी ऐसे बहुत सारे फील्ड्स। मैनेजमेंट में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल मैनेजर का होता है। मैनेजर का काम क्या होता है कि ह्यूमन बिहेवियर को अच्छे से अंडरस्टैंड करना, यानी कि ह्यूमन क्या चाहता है हमसे, ह्यूमन की नीड्स को समझना, इकोनॉमिक ट्रेंड्स को देखना, फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज को देखना
कैसे इकोनॉमी के ट्रेंड चल रहे हैं, उसी के हिसाब से हमें डिसीजन लेना होता है अपनी मैनेजमेंट के अंदर। फाइनेंस भी पूरा देखना होता है कि हमारे बजट के अंदर भी सारा मैनेजमेंट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 41 में दे रखा है कि स्टेट एनी 4 सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रिटेलर टू द कंज्यूमर। 4 ऐसी सर्विसेज बताइए जिसमें कि जो हमारे रिटेलर्स होते हैं, रिटेलर्स मतलब जो हमारी छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, जिनकी हमारी बेसिकली जो किराने की दुकानें होती हैं हमारे घर के आसपास, वो उनको रिटेलर्स बोला जाता है। तो ऐसी कौन सी सर्विसेज हैं जो रिटेलर्स अपने कंज्यूमर्स को यानी अपने उपभोक्ताओं को प्रदान करते हैं? तो ऐसी 4 सर्विसेज बतानी। सबसे पहले आता है हमारा प्रोडक्ट सिलेक्शन। अब कंज्यूमर को प्रोडक्ट सिलेक्शन करना आना चाहिए। ऐसे में रिटेलर्स क्या करते हैं, रिटेलर्स हेल्प करते हैं कंज्यूमर्स की। वो बताते हैं उन्हें कि कौन सा ब्रांड सबसे अच्छा है, कौन सा ब्रांड उन्हें चूज करना चाहिए, स्टाइल, साइजेस, प्राइस पॉइंट्स, ये सारी इंफॉर्मेशन जो हमारे रिटेलर्स हैं वो कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करते हैं। कन्वीनियंस यानी कि सुविधा, इसे हिंदी में बोला जाता है। जो हमारी मार्केट होती है, जो हमारी रिटेल स्टोर्स होती है ना, वो सुविधाजनक स्थान पर होती हैं, यानी कि एक ऐसी कन्वीनियंट लोकेशन पर जहां पे हर कंज्यूमर आराम से वो प्रोडक्ट बाय कर सके, उसे कोई भी ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत ना पड़े, ट्रैवल करने की जरूरत ना पड़े। जैसे आपने देखा होगा ऑनलाइन शॉपिंग्स के अंदर क्या होता है, हमें ज्यादा ट्रैवल करने की जरूरत नहीं होती, हमें एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं होती, बस फोन खोला और ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, ऐड टू कार्ट कर लिया, ठीक है। तो वही होता है, ऑनलाइन शॉपिंग सबसे ज्यादा कन्वीनियंट वे है, यानी कि कन्वीनियंस ऑफ शॉपिंग फ्रॉम होम। कस्टमर असिस्टेंस की बात करें तो कस्टमर असिस्टेंस होता है जो हमारे रिटेलर्स होते हैं, वो जब प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को और उनको एक अच्छा गुड क्वालिटी ऑफ कमोडिटी प्रोवाइड करने का असिस्ट करते हैं, है ना। उनके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं, उनको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, उनको एक अच्छा शॉपिंग एक्सपीरियंस कराते हैं, उसी को बोलते हैं कस्टमर असिस्टेंस, यानी कस्टमर्स को असिस्ट करना। रिटर्न एंड एक्सचेंज। अब रिटर्न एंड एक्सचेंज की बात आई है तो रिटर्न एंड एक्सचेंज का मतलब है कि कंपनीज क्या करती हैं, कुछ हमारे ऐसे रिटेल शॉप्स होते हैं ना जो पॉलिसीज निकालते हैं एक्सचेंज एंड रिटर्न की, यानी कि कस्टमर बोलते हैं कि अगर हमारा कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकला है या हमारा कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो आपको अनसैटिस्फाई कर रहा है, तो आप उसे एक स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम के अंदर एक्सचेंज या फिर रिटर्न करा सकते हैं। तो यही हमारी 4 सर्विसेज थी, प्रोडक्ट सिलेक्शन, कन्वीनियंस, कस्टमर असिस्टेंस, रिटर्न एंड एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है एक्सप्लेन एनी 5 फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दैट मोटिवेट्स द एम्प्लॉय। 5 ऐसे फाइनेंशियल इंसेंटिव बताइए जो एम्प्लॉयज को उनका काम करने में मोटिवेट करते हैं। सबसे पहला तो आता है हमारा सैलरी इंक्रीज, यानी कि समय के साथ साथ एम्प्लॉयज की सैलरीज बढ़ाते रहना चाहिए ताकि उनका मन लगा रहे काम करने में और ये चीज उन्हें मोटिवेट करे, प्रोत्साहित करे उनका काम करने के लिए। दूसरा आता है हमारा बोनसेस। बोनसेस अब 2 टाइप के होते हैं, या तो हमारा एनुअल बोनस या फिर हमारा प्रोजेक्ट रिलेटेड बोनस, जिसे बोलते हैं हम वार्षिक बोनस। वार्षिक बोनस क्या होता है, जैसे 1 साल होने के बाद सैलरी के साथ कुछ एक्स्ट्रा इनकम दी जाती है, और परफॉर्मेंस बेस, यानी कि जब आप कोई काम करते हो उसके बेसिस पर आपको एक्स्ट्रा पैसे दिए जाए आपकी इनकम से अलग। जो हमारा कमीशन होता है वो सेल्स पर डिपेंड होता है, ज्यादा से ज्यादा अगर आप सेल करते हो तो उसके बेसिस पर ज्यादा से ज्यादा आपको कमीशन दी जाती है। प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर कंपनी को कुछ प्रॉफिट हो रहा है, ऐसे में क्या होगा, जो भी कंपनी के अंदर प्रॉफिट मिल रहा है उसको एम्प्लॉयज के साथ बांटा जाए, जिससे एम्प्लॉयज मोटिवेट और कंपनी की तरफ ज्यादा काम करे, जिससे कंपनी को सक्सेस मिले। स्टॉक ऑप्शन के अंदर जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं उनको कंपनी के अंदर शेयर्स लगाने का मौका मिलता है, जैसे हमने इक्विटी शेयर्स के बारे में पढ़ा था। इक्विटी शेयर्स में क्या होता है, लोग हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जैसे भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है कंपनी की, उस स्टेटमेंट के बेसिस पर इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसे बांटे जाते हैं। तो ऐसे ही स्टॉक ऑप्शन के अंदर होता है। स्टॉक ऑप्शन के अंदर जो एम्प्लॉयज होते हैं इन्वेस्ट कर सकते हैं बिजनेस के अंदर, इक्विटी शेयर्स लगा सकते हैं, उससे क्या होगा, कंपनी के अंदर कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलेगा उन्हें, वो मोटिवेट हो जाएंगे कंपनी के अंदर कंट्रीब्यूट करने के लिए, कंपनी की इससे ग्रोथ होगी। क्वेश्चन नंबर 43 में बता रखा है एक्सप्लेन एनी 5 फंक्शन ऑफ होलसेल। तो सबसे पहला जो फंक्शन आता है वो आता है बल्क बाइंग। होलसेलर्स लार्ज क्वांटिटीज के अंदर यानी बल्क के अंदर सामान खरीदते हैं मैन्युफैक्चरर से। मैन्युफैक्चरर्स कौन से होते हैं, जहां पर प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। वेयर हाउसिंग क्या होता है, वेयर हाउसिंग के अंदर हम अपनी इन्वेंट्री स्टोर करके रखते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर उत्पाद उपलब्ध हो, जिससे कि हमें उत्पाद की कमी ना आए। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर होलसेलर जो होते हैं रिटेलर्स को अपने प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि वो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स तक हमारे गुड्स पहुंचा सके। वो होता है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन, जहाँ पर होलसेलर्स रिटेलर्स को प्रोवाइड करते हैं अपने गुड्स और रिटेलर्स क्या करते हैं, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स तक अपने गुड्स को पहुंचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में हमसे क्या बोल रखा है, कंज्यूमर्स के पास वेरियस टाइप्स के राइट्स होते हैं।
जो उनका इंटरेस्ट बनाए रखने में मदद करते हैं। कौन से ऐसे राइट्स होते हैं? सबसे पहला राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब है जो हमारा कंज्यूमर है, कंज्यूमर के पास ये राइट है कि जो वो प्रोडक्ट खरीद रहा है या फिर कोई भी सर्विसेज ले रहा है उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि वो कौन सा प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, किस प्राइस का प्रोडक्ट है, इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर यूज किए गए हैं, उसकी पूरी सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, क्या उसकी वारंटी है, टर्म्स ऑफ यूज, कैसे यूज किया जाएगा वो प्रोडक्ट, यानी कि सारी इंफॉर्मेशन कंज्यूमर्स को पता होनी चाहिए। राइट टू चॉइस की बात करें तो राइट टू चॉइस का मतलब है अब कंज्यूमर के पास पूरा अधिकार है कि वो जैसे चाहे वैसे अपनी तरीके से खरीद सकता है, उसको कोई फोर्स नहीं करेगा यही वाला प्रोडक्ट खरीदना है। उसके पास लार्ज अमाउंट ऑफ ऑप्शंस होंगे जिसमें से वो जो भी प्रोडक्ट उसको अच्छा लगेगा वो खरीद सकता है। ये हमारे कंज्यूमर राइट है, जैसा हम चाहते हैं वैसा प्रोडक्ट हम खरीदे और जो भी प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं उसकी प्रॉपर नॉलेज हमारे पास हो। राइट टू रेड्रेस का मतलब है अगर हम कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और वो फॉल्टी निकला, यानी कि ऐसा निकला जो हमें बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, एकदम अनसेटिस्फाई कर रहा है, जिसको लेने से हम खुश नहीं हुए और जैसा हमें बताया जा रहा है वैसा वो प्रोडक्ट है ही नहीं, तो उस टाइम पर हम कंपनसेशन रिसीव कर सकते हैं, यानी कि रिफंड मांग सकते हैं अपना कि हमें ये आपका प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, हमें रिफंड चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है डॉक्यूमेंट्री बिल। डॉक्यूमेंट्री बिल क्या होता है? डॉक्यूमेंट्री बिल ज्यादातर एक्सटर्नल ट्रेड्स के अंदर यूज किया जाता है, उसी को एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन के अंदर। डॉक्यूमेंट्री बिल जिसके अंदर आपके बहुत सारे लेटर्स होते हैं, जैसे कि हमारा बिल ऑफ लैंडिंग, कमर्शियल इनवॉइस लेटर, बहुत से ऐसे सर्टिफिकेट्स होते हैं जो वेरीफाई करते हैं हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस को, इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शंस की। इसके अंदर कस्टमर को पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है अबाउट पेमेंट्स की, क्या क्या पेमेंट्स हो रही है, और डॉक्यूमेंट्री बिल से हमारे रिस्क और अनसर्टेनिटीज भी बहुत कम हो जाती हैं। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूरा समझ आएगा कि जो ये हमारे कमर्शियल इनवॉइस लेटर्स हैं, हमारी बिल ऑफ लैंडिंग है, इनका एक्चुअल में मतलब है क्या। इस लेटर के अंदर सबसे पहले आता है कमर्शियल इनवॉइस। कमर्शियल इनवॉइस के अंदर आइटमाइज्ड बिल फॉर द गुड्स, यानी कि जितने भी हमारे गुड्स हैं उस गुड्स की पूरी लिस्ट बनी होती है इंक्लूडिंग प्राइजेज, जो भी गुड होगा उसके सामने उसका प्राइस लिखा होगा। पैकिंग लिस्ट, पैकिंग लिस्ट के अंदर क्वांटिटीज लिखी होती है कि कितनी क्वांटिटी इसके अंदर है। और बिल ऑफ लैंडिंग के अंदर एक्नॉलेजमेंट, यानी कि उसके अंदर पूरा शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है बायर और सेलर का, दोनों के बीच की रजामंदी होती है कि हाँ एक ने गुड एक्सपोर्ट किया और एक ने गुड इंपोर्ट किया। कस्टम डिक्लेरेशन मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कस्टमर्स को, पूरी प्रॉपर क्लियर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। एक्सपोर्ट लाइसेंस, अगर जरूरी होता है तो लाइसेंस भी परमिट कर दिया जाता है कुछ स्पेसिफिक गुड्स पर, हर किसी गुड्स पर लाइसेंस एक्सपोर्ट नहीं किया जाता। तो यही होती है डॉक्यूमेंट्री बिल और उसके अंदर इतने टाइप्स के हमारे लेटर्स होते हैं और ज्यादातर ये एक्सटर्नल ट्रेड्स के अंदर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओज के बारे में बताना है, यानी कि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओज का क्या रोल है। हमारे जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो लड़ते हैं कंज्यूमर के राइट्स के लिए, उन्हें एक एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं कि मार्केट में उनके साथ कुछ गलत ना हो, उनके साथ एक फेयर ट्रीटमेंट करा जाए, उनको बताते हैं प्रोडक्ट सेफ्टी के बारे में। एनजीओज जो होते हैं हमारे वो सोशल और एनवायरमेंटल कॉजेज को देखते हैं, अवेयरनेस लाते हैं लोगों के अंदर। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत एसेंशियल रोल निभाते हैं कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए। म्यूचुअल फंड्स की बात करें कि जो हमारा म्यूचुअल फंड्स होता है वो पूल मनी फ्रॉम मल्टीपल इन्वेस्टर्स, जिसके अंदर मल्टीपल ऑफ इन्वेस्टर्स यानी बहुत सारे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं। किस लिए इन्वेस्ट करते हैं? स्टॉक, बॉन्ड्स और अदर सिक्योरिटीज परचेज करने के लिए। और जो हमारा म्यूचुअल फंड्स होता है वो किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? प्रोफेशनल फंड्स मैनेजर्स के द्वारा। म्यूचुअल फंड्स के अंदर हमारा एक सबसे इम्पोर्टेंट फंड आता है जिसका नाम होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। कि जो हमारा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होता है वो स्टॉक और इक्विटीज के अंदर इन्वेस्ट करता है। क्यों इन्वेस्ट करते हैं हम स्टॉक्स और इक्विटीज के अंदर? क्योंकि हमें अपना कैपिटल जनरेट करना होता है। कैपिटल एप्रिसिएशन बाय इन्वेस्टिंग, यानी कि हमें अपना कैपिटल जनरेट करना है ताकि हम अपने इकोनॉमी के अंदर अपने बिजनेस की ग्रोथ कर पाए। यानी जो हमारे इक्विटी फंड्स हैं उसको बहुत टाइप्स के अंदर कैटेगराइज कर दिया गया है, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और थीमेटिक कैप। इसके अंदर इसे कैटेगराइज कर दिया गया है। इन्वेस्टमेंट पर ये फोकस करते हैं। और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स क्यों जरूरी है और म्यूचुअल फंड्स क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें अपनी बिजनेस की कैपिटल की ग्रोथ करनी होती है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
यही होता है हमारा एक पूल मनी फ्रॉम मल्टीपल इन्वेस्टर, जिसके अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं अपने कैपिटल फंड्स को रेज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 49 के अंदर हमें बताना है किसी भी कमोडिटी का हमारा प्राइस और प्रमोशन होता है वो चैनल के डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर हमारे कोई भी गुड्स एंड कमोडिटी है, हम जो उसका प्राइस एस्टिमेट करते हैं यानी कि जो उसका प्राइस बनाते हैं, उसकी डिपेंडेंसी किस पर होती है? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर। जितना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा उतना ही ज्यादा प्राइस होगा। अब हमें प्राइस और प्रमोशन स्ट्रैटेजी डिसाइड करने के लिए 3 फैक्टर्स बताने हैं इसके अंदर, कि जो हमें गाइड करते हैं, जो हमें बताते हैं कि किससे हम अपने प्राइस और प्रमोशन स्ट्रैटेजी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा टारगेट मार्केट। सबसे पहले हमें मार्केट के बारे में जानना जरूरी है, यानी कि जो हमारा बाजार है उसका लक्ष्य समझना। अब जैसे इसके कुछ फैक्टर्स, डेमोग्राफिक्स, ज्योग्राफिक लोकेशन, परचेजिंग बिहेवियर, यानी कि इसका मतलब कि किस लोकेशन पर हमें अपने जो प्रोडक्ट है उसे लॉन्च करना है। परचेजिंग बिहेवियर क्या है, यानी कि लोग ऐसे क्या चीज प्रेफर कर रहे हैं, क्या ज्यादा खरीदना पसंद कर रहे हैं। ऐसा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है जो हमारे कस्टमर्स को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारे प्रोडक्ट की तरफ। अगर आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग करोगे तो आपके लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है? ई कॉमर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। फोन से ही सब कुछ खरीद सकते हो, यानी कि वो आपकी एक मार्केट हो, ई कॉमर्स। तो वही चीज टारगेट मार्केट के अंदर बता रखा है। प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनका नेचर जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि किस नेचर का आपका प्रोडक्ट है, आपका प्रोडक्ट कौन सा सिग्निफिकेंट रोल निभा रहा है। अब जैसे कि अगर आपके गुड्स जो है वो पेरिशेबल और फ्रेगाइल आइटम्स हैं, यानी कि जो गुड्स बहुत ज्यादा नाजुक होते हैं या खराब होने वाले वस्तुओं होती हैं, उनके लिए एक छोटा प्लेटफॉर्म ही काफी है। जैसे कि यहाँ पर ये लाइन दे रखी है, खराब होने वाले या नाजुक वस्तुओं का उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए एक छोटे अधिक प्रत्यक्ष वितरण चैनलों की ही आवश्यकता हो सकती है। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट देखें, अब आपको अपने कॉम्पिटिटर्स का नेचर देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कैसे गुड्स को प्रोड्यूस करें। अब कॉम्पिटिटर्स हैं, इसका मतलब सिंपल है कि सिमिलर गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, जो गुड्स हम प्रोड्यूस करेंगे वही वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, कि समान विकल्पों, यानी कि जो सेम प्रोडक्ट्स हमारे जो कॉम्पिटिटर्स बेचते हैं उन पर विचार करना बुद्धिमानी हो सकती है। अगर आप भी सिमिलर प्रोडक्ट्स बेच रहे हो और मैं भी वही बेच रही हूँ, हम दोनों सेम गुड्स बेच रहे हैं मार्केट के अंदर, तो उससे हमारी जो मार्केट है वो बहुत डाउन होती जाएगी। यानी कि अगर हमारे बीच कंपटीशन आएगा तो उससे हमें बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। क्या पता आपकी जो फर्म है उससे लोग ज्यादा खरीदना प्रेफर करें। तो इसलिए ही कॉम्पिटिटर्स होते हैं उन पर विचार करना बहुत ज्यादा बुद्धिमानी का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में हमें बताना है कि कौन सी ऐसी 3 टाइप्स की सर्विसेज हैं जो रिटेलर्स होलसेलर्स को प्रोवाइड करते हैं, रिटेलर्स द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है होलसेलर्स को। सबसे पहले तो आती है हमारी मार्केट इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो रिटेलर्स होते हैं वो होलसेलर्स को पूरी मार्केट की इन्फॉर्मेशन देते हैं कि क्या क्या नए नए टेस्ट के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, नया फैशन आ रहा है, कंज्यूमर ज्यादातर कैसी चीजें प्रेफर कर रहे हैं खुद के लिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो रिटेलर्स होलसेलर्स को प्रोवाइड करते हैं। दूसरा आता है हमारा हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो हमारे रिटेलर्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हेल्प करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कैसे हेल्प करते हैं? जो हमारे होलसेलर्स होते हैं वो बल्क के अंदर सामान सेल करते हैं, जब बल्क में सामान वो बेचेंगे तो वो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स के स्मॉल ऑर्डर्स को तो नहीं ले सकते, यानी कि वो सारा सामान अपना बल्क में देंगे, एक लार्ज क्वांटिटी के अंदर देंगे। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में रिटेलर्स जो होते हैं वो कंज्यूमर्स की सारी इंडिविजुअल नीड्स को, स्मॉल ऑर्डर्स को पूरा करते हैं और इससे होलसेलर्स का बर्डन कम होता है। सेल न्यू प्रोडक्ट्स के अंदर बताते हैं कि जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं वो नए प्रोडक्ट्स कैसे सेल करते हैं? डिस्प्ले करके, यानी कि जो भी नया प्रोडक्ट आ रहा है उसे अपने आउटलेट्स पे डिस्प्ले करना है और उसे ऐसे अट्रैक्टिव वे में डिस्प्ले करना है जिससे कंज्यूमर्स बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाए और उन प्रोडक्ट्स को खरीदने की इच्छा रखे। यही 3 टाइप की सर्विसेज हैं जो रिटेलर्स होलसेलर्स को प्रोवाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 के अंदर हमें इंटरनल ट्रेड के बारे में बताना है कि व्हाट इज मीन्ड बाय इंटरनल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड का मतलब क्या है, और 4 डॉक्यूमेंट बताने हैं जो इंटरनल ट्रेड के अंदर यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले इंटरनल ट्रेड का मतलब समझते हैं। इंटरनल ट्रेड को हम डोमेस्टिक ट्रेड भी बोलते हैं। अब डोमेस्टिक ट्रेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए जो भी काम हमारी कंट्री के बॉर्डर के अंदर अंदर किया जाता है उसे हम डोमेस्टिक बोलते हैं। अब यहाँ पे ट्रेड की बात हो रही है, यानी कि हमारी कंट्री के विद इन द बॉर्डर ऑफ अ सिंगल कंट्री, यानी हमारी कंट्री के बॉर्डर के अंदर अंदर जो भी ट्रेड हो रहा है उसे हम बोलेंगे इंटरनल ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड, जहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज हो रही है हमारी कंट्री के अंदर अंदर। तो जो इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स यूज किए जाते हैं तो वो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है हमारा इनवॉइस। एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सेलर के द्वारा इशू किया जाता है बायर
को देने के लिए। अब इसके अंदर जो लिखी होती हैं चीजें, जैसे कितनी क्वांटिटीज के अंदर अपना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराई है, क्या प्राइस है उसका, क्या टर्म ऑफ सेल है उसकी। परचेज ऑर्डर के अंदर आ जाता है हमारा किसके द्वारा इशू किया जाता है, बायर के द्वारा इशू किया जाता है सेलर को देने के लिए। और इसके अंदर जो लिखा होता है वही चीज परचेज लिखा जाएगा कि वो लोग क्या खरीदना चाहते हैं। यानी कि परचेज ऑर्डर एक तरीके की विश लिस्ट होती है जिसके अंदर लिखा होता है कि वो क्या चीज खरीदना चाहते हैं, कितनी क्वांटिटीज के अंदर खरीदना चाहते हैं, किस प्राइस के ऊपर खरीदना चाहते हैं और क्या उसकी डिलीवरी टर्म्स है। जो हमारा डिलीवरी नोट आ जाता है, डिलीवरी नोट को पैकिंग स्लिप और डिलीवरी रिसिप्ट भी बोला जाता है, जिसके अंदर क्वांटिटीज लिखी होती है कि कितनी क्वांटिटी के अंदर हमने डिलीवर किया है, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है, शिपमेंट इसके अंदर इंक्लूड होती है। शिपमेंट क्या हो गया, इधर से उधर जो सामान जा रहा है उसे तो हम शिपमेंट बोलते हैं। भुगतान रसीद यानी कि पेमेंट रिसिप्ट के अंदर क्या लिखा जाता है हमारा, पेमेंट रिसिप्ट के अंदर सबसे पहले तो हम समझते हैं पेमेंट रिसिप्ट क्या होता है। पेमेंट रिसिप्ट होता है हमारा जो सेलर्स के द्वारा इशू किया जाता है बायर को देने के लिए। इसके अंदर लिखा होता है पेमेंट डेट, कौन सी डेट पर पेमेंट की गई है, अमाउंट लिखा जाता है कि कितनी पेमेंट हुई है, पेमेंट मेथड लिखा जाता है यानी कि कैश ऑन डिलीवरी हुआ है या ऑनलाइन पेमेंट हुई है। और इसके अंदर एक रेफरेंस भी होता है ओरिजिनल इनवॉइस का, जो हमने इनवॉइस लेटर यहाँ पर पढ़ा, इनवॉइस डॉक्यूमेंट का इसमें ओरिजिनल रेफरेंस होता है। तो यही होती है यही होता है हमारा इंटरनल ट्रेड और यही 4 डॉक्यूमेंट्स है जो इसके अंदर यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 के अंदर क्या बता रखा है, ब्रीफली एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेंजिबिलिटी। यानी कि हमारे जो गुड्स हैं वो क्लासिफाई कर दिए गए हैं अलग अलग टाइप्स के अंदर उनकी टेंजिबिलिटी के बेसिस पर। टेंजिबिलिटी का मतलब समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है हमारे टेंजिबल गुड्स। टेंजिबल गुड्स ऐसे फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, जैसे कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, हमारी क्लोथिंग, हमारे कपड़े जो होते हैं, हमारे व्हीकल्स, इनको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे टेंजिबल गुड्स। फिर आते हैं हमारे इंटेंजिबल गुड्स। इंटेंजिबल गुड्स होते हैं जिनकी फिजिकल प्रेजेंस का लैक होता है, यानी कि इनकी उपस्थिति की कमी होती है, जैसे कि हमारे डिजिटल प्रोडक्ट्स जिनको हम फील नहीं कर सकते, जिनको हम टच नहीं कर सकते, जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जो हम पेटेंट्स वगैरह कराते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर या फिर हमारी कॉन्सर्ट की टिकट्स हो गई। ड्यूरेबल गुड्स की बात करें तो ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं, लॉन्ग टर्म यूज, जैसे कि हमारे अप्लायंसेज हो गए, हमारा फर्नीचर हो गया, जिनके पास लॉन्गर लाइफ स्पैन होता है, वो होते हैं हमारे ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स की बात करें तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो जल्दी से कंज्यूम हो जाते हैं, जैसे कि हमारे फूड, हमारी टॉयलेटरीज, हम जल्दी से अपना खाना खा लेते हैं, कितनी जल्दी वो कंज्यूम होता है। वर्चुअल गुड्स की बात करें तो वर्चुअल गुड्स जिनको हम देख के आनंद ले सकते हैं, जैसे कि हमारे डिजिटल डाउनलोड्स हो गए या फिर हमारी गेम आइटम्स हो गए, वो होते हैं हमारे वर्चुअल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स की बात करें तो कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो पर्सनल यूज के लिए, इसके अंदर हमारे ड्यूरेबल गुड्स भी आ जाते हैं और नॉन ड्यूरेबल गुड्स भी आ जाते हैं। कैपिटल गुड्स की बात करें तो कैपिटल गुड्स होते हैं जो बिजनेसेस के अंदर यूज किए जाते हैं प्रोडक्शन और सर्विसेज के लिए, जैसे कि हमारी मशीनरी हो गई या फिर हमारे कमर्शियल व्हीकल्स। तो यही कुछ टाइप के गुड्स डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी तरीके से हमने बिजनेस स्टडीज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आई होप आप सभी को ये सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अगर आपको नोट्स का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक अवेलेबल है। थैंक यू सो मच टू ऑल। बाय।